पोकेमोन रेडिकल रिडिक्स 61 से 70 तक। क्रॉस जंगल से गुजर रहा था और उसने हताशा में एक पेड़ पर मुक्का मारा। वह बेवकूफ कैसे हार सकता है? वह मूर्ख ट्रेनर मेरे लिए सिरदर्द बनने के अलावा कुछ नहीं करता। क्रॉस जंगल में घूम रहा था और इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यश के पास वह पंख है। इसलिए वह पहाड़ की ओर तेजी से नहीं बढ़ रहा था। वह निराश था और उसने अपने ट्रेनिंग को और भी आगे बढ़ाने का फैसला किया। मेरे पास पहले से ही 4 बैज हैं और उनमें से 2 आधिकारिक जिम से हैं। मुझे यकीन है कि उस ट्रेनर के पास एक भी नहीं होगा। कसम से अगर मैं उसे फिर से देखूंगा तो मैं उसे और उसके छोटे साथियों को दिखा दूंगा कि वह इतना अजेय नहीं है। जैसे ही वह ये कह रहा था, एक आकृति परछाई से बाहर निकली। उसने यश के दिमाग में घुसने की कोशिश बहुत पहले ही छोड़ दी थी। वह बहुत मजबूत और रक्षात्मक थी। हालांकि ये दूसरा ट्रेनर बहुत आसान होगा और उसका भी हो के साथ एक इतिहास है। वह आकृति बाहर निकली और क्रॉस की परछाई की ओर रेंगने लगी और अपना जादू दिखाने लगी। जब क्रॉस ट्रेनिंग ले रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम बदला लेना चाहते हो, है ना? का कौन है वहां? क्रॉस ने चारों ओर देखते हुए कहा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। 4 मिलियन वाले उस ट्रेनर की मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपको शक्ति दे सकता हूं ताकि आप उसे हरा सकें। और मैं क्यों मानूं, मैं तो उसे खुद हराने के लिए पहले से ही काफी ताकतवर हूं। क्रॉस ने शून्य में चिल्लाते हुए कहा। हाँ, तुम उसे हराने के लिए काफी मजबूत हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना मजबूत बना सकता हूं कि तुम उसे अपमानित कर सको। ये सुनकर क्रॉस का आक्रामक रवैया कम हो गया। और फिर आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? हो के साथ आपके संबंध के कारण। क्रॉस की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे बहुत कुछ पता है, जैसे कि उस ट्रेनर की मुलाकात भी हो से हुई थी, लेकिन उसे इंद्रधनुषी पंख मिला, जबकि आपको नहीं मिला। उस कमजोर को पंख क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं? क्रॉस ने एक और पेड़ पर मुक्का मारने से पहले कहा। मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस उसे हराने और जीत हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। क्रॉस के चारों ओर एक काली आभा छाने लगी। हाँ, मैं उसे हराऊंगा नहीं, मैं उसे अपमानित करूंगा, फिर मैं उड़ जाऊंगा और खुद हो को बुलाऊंगा। योजक चिन्ह। अकोरेश को लेप्रास पर सवार होकर छींक आई, खासकर वेरिटी के लेप्रास पर, जिसे उसने नदी में तेजी से तैरने के लिए प्रकट किया था। तुम ठीक हो? सोरेल ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। हालांकि अजीब बात है कि मैं पहले कभी बीमार नहीं हुआ। तो शायद कुछ नहीं है। वैसे, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये पौराणिक कुत्ते यहाँ क्यों हैं? किंवदंती के अनुसार तो उन्हें छिपकर रहना चाहिए था। वेरिटी ने पूछा। जी हाँ, वास्तव में आपने एक सही बात कही है। मुझे लगता है कि हमने कभी इस बारे में सोचने की जहमत ही नहीं उठाई। सोरेल ने अपने टैबलेट में स्पष्टीकरण क्वेश्चन की कोशिश करते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या हुआ है। शायद इसका हो से कुछ लेना देना हो सकता है। ऐश ने जोतो में क्या हो रहा होगा, इस बारे में सोचते हुए कहा। जोतो में, मुझे पहले से पता था कि एनीमे में एथन जिमी है और मरीना क्रिस है, लेकिन ये बेवकूफ़ी है, इसलिए उन्हें एथन और क्रिस कहा जाता है। साथ ही मैं उनके मंगा व्यक्तित्व का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि एनीमे ने उनके साथ अन्याय किया है। बेल टावर से लौटने के बाद क्रिस न्यू बार्क टाउन में वापस आ गई थी। एथन और विंसेंट उसे सांत्वना दे रहे थे और वह अपने किए के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए रो रही थी। फ्लैशबैक नो जुत्सु। 3 महीने पहले एथन, क्रिस और विंसेंट को उनके स्टार्टर पोकेमोन मिले थे। विंसेंट ने एल्म से कुछ अतिरिक्त मदद लेने के लिए अपने शहर में कुछ और समय तक रहने का फैसला किया, लेकिन एथन और क्रिस ने अपनी अपनी यात्रा अलग अलग रास्तों पर शुरू करने का फैसला किया। ईथन और विंसेंट लीग में जगह बनाकर महान ट्रेनर बनना चाहते थे, लेकिन क्रिस जोतो नेशनल डेक्स को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। आज तक केवल कांटों का नेशनल डेक्स ही पूरा हुआ है, लेकिन क्रिस इसे बदलना चाहता था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान क्रिस को जितने भी पोकेमोन मिलते, वह उन्हें पकड़कर एल्म और ओक के पास भेज देती थी। उसके पास पहले से ही वह टीम थी जिसके साथ वह लड़ाई करना चाहती थी और जले हुए टावर की कहानी सुनने के बाद उसका अगला लक्ष्य स्पष्ट हो गया, पौराणिक कुत्तों को पकड़ना। जब वह जले हुए टावर पर पहुंची तो उसने अपने 2 दोस्तों को बुलाया। एथन ने सिंडाक्विल को क्विलावा में विकसित कर लिया था और उसने अभी अभी अपना दूसरा बैज अर्जित किया था, और विंसेंट ने 1 महीने पहले ही खुद के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास हासिल कर लिया था और उसने अपना पहला बैज भी अर्जित कर लिया था। क्रिस, अरे दोस्तों, ये देखकर अच्छा लगा कि हम सब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। विंसेंट, जी हाँ, आप लोग मुझे सिर्फ इसलिए कम मत समझना कि मैंने आप दोनों से बाद में शुरुआत की है। मैं पहले से ही काफी आगे बढ़ चुका हूँ। ईथन, ठीक है, और जब हम मिलेंगे तो मुझे एक लड़ाई की उम्मीद है। मेरे पास आपको दिखाने के लिए नए पोकेमोन हैं, और वह सरप्राइज भी निकल आया है, इसलिए आपको इसका सामना करना पड़ेगा। अपनी यात्रा के दिन, एल्म ने एथन से उसे मिले एक अंडे की देखभाल करने के लिए कहा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसके पास नन्हे पोकेमोन की पूरी क्षमता को बाहर लाने का एक दुर्लभ उपहार था। दूसरी तरफ, यह कोई रहस्य नहीं था कि विंसेंट को क्रिस पर क्रश था। एथन को भी था, हालांकि विंसेंट जितना दीवानापन नहीं था। सच तो यह है कि वे स्क्रीन पर एक दूसरे के प्रति आकर्षित दिख रहे थे। क्रिस जानती थी, लेकिन हमेशा ऐसा दिखावा करती थी कि उसे कुछ पता नहीं है, ताकि वह देख सके कि वे कितनी दूर तक जाते हैं, और उन्होंने क्रिस को डेट पर ले जाने के अधिकार के लिए एक प्रतिद्वंद्विता शुरू कर दी थी।
जो बेवकूफ़ी भरी थी, लेकिन कम से कम वे उसे जीतने की वस्तु की तरह नहीं मानते थे, इसलिए उसने कभी इस खेल को बंद नहीं किया। क्रिस, ठीक है, मैं आप लोगों को अपनी प्रस्पीड जरूर दिखाऊंगा। अभी मुझे एक्स को हासिल करना है, मिलते हैं। विंसेंट और एथन दोनों ने पहले अलविदा कहने की जल्दी की, लेकिन उसने पहले ही फोन काट दिया था। क्रिस ने अपने दोस्तों को देखकर आह भरी और जले हुए टावर की ओर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लबादा पहने हुए आदमी से हुई, जिसने खुद को यूसीन बताया। उसने बताया कि वह विशेष रूप से 3 पौराणिक कुत्तों पर शोध कर रहा है और उनके जन्मस्थान पर आकर उनके बारे में और अधिक जानना चाहता है। क्रिस को एक संकी आदमी को ओक की तरह व्यवहार करते देखकर थोड़ी झुंझलाहट हुई, और जिस तरह से वह उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उससे उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई। इसलिए उसने उससे पहले टावर में घुसने का फैसला किया। यूसीन को उसकी हरकत का एहसास हुआ और उसने उसे रोकने की कोशिश की। रुको, तुम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे रोकने की कोशिश करो, ये पौराणिक कुत्ते मेरे होंगे, क्रिस ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा और दरवाजे खोल दिए। फिर वह एक छेद से भागी और उसमें से नीचे गिर गई। वह कई मंजिलों से गिरती हुई टावर के तल पर जा गिरी। आंखें खोलते ही उसे एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया, लेकिन अंधेरे में से 3 चीजें उसे घूर रही थीं, पौराणिक राक्षस रायकू, एंटेई और सुइक्यून। ऐसा लग रहा था कि वे सो रहे हैं, लेकिन क्रिस के गिरने की आवाज से वे जाग गए। उन्होंने उसकी ओर देखा और वह इतनी स्तब्ध थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी वे सब एक साथ टावर से कूद गए। वह वहीं पड़ी रही जब तक उसे एक आवाज सुनाई नहीं दी। क्या तुम नीचे ठीक हो? मैंने जानवरों को बाहर कूदते देखा, लेकिन मुझे ये सुनिश्चित करना था कि तुम अभी भी जीवित हो। यूसीन अपने जंपलफ को पकड़े हुए नीचे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ओह, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लेजेंडरी पोकेमोन रायकू, एंटेई और सुइक्यून भाग गए। जरूरी नहीं, हालांकि रायकू और एंटेई भाग निकले हैं, सुइक्यून घंटाघर की ओर भाग रहा है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो शायद हम उसे पकड़ सकें, आपका क्या ख्याल है? यूसीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, लेकिन पोकेबॉल फेंकने का मौका मुझे मिलेगा, क्रिस ने कहा और यूसीन को पकड़कर तहखाने के फर्श से बाहर निकल आया। जैसे ही वे बाहर निकले, क्रिस ने अपना आर्केनिन और यूसीन ने अपना इलेक्ट्रोड भेजा, और दोनों सुइक्यून को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। आखिरकार, उन्होंने पाया कि वह टावर पर चढ़ रहा था। हालांकि उन्होंने हर संभव प्रयास किया, फिर भी वे उसे नुकसान तक नहीं पहुंचा सके। वे मुश्किल से उसकी स्पीड धीमी कर पाए, लेकिन उसने जवाबी हमला करने के लिए कभी रुकना नहीं चाहा। वे टावर के अंदर दौड़ते रहे और उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे। तभी क्रिस मलबे की चपेट में आ गई और बेहोश होकर टावर से नीचे गिर गई। यूसीन ने इसे देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वह कई मंजिलों से नीचे गिर गई और टावर के तल पर जा टकराए। 100 फीट से उसके नाटू की मदद से उसकी स्पीड इतनी धीमी हो गई कि वह बच गई। यूसीन भी क्रिस को पकड़ने और उसे वापस टावर में ले जाने की कोशिश में नीचे कूद गया, लेकिन जब वह उसे अपनी बाहों में लेकर ऊपर पहुंचा, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे सचमुच चौंका दिया। हो, या कम से कम उसकी आकृति उड़ती हुई दिखाई दी, ऐसा लग रहा था जैसे वह कांटों की ओर जा रहा हो। सुइक्यून वहां निराश खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे हो से मिलने से पहले ही वह उसे खो बैठा हो। उसने उन दोनों को घूर कर देखा और फिर उसी दिशा में कूद गया। उस समय क्रिस आखिरकार उठ खड़ा हुआ, वह अभी भी घायल और बेहोश था, लेकिन उसे कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। अरे, तुम आखिरकार जाग गए। हम कहाँ हैं? टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर, और सुइक्यून? ठीक है, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। यूसीन ने हो की कलाकृति की ओर देखा। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और पौराणिक जीव आज ही क्यों जागृत हुए हैं? आपका क्या मतलब है? मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि वे लौट आएंगे, इसलिए उसने मुझे जले हुए टावर को फिर से बनाने की कोशिश करने की सलाह दी, लेकिन ऐसा लगता है कि वे किसी और कारण से जाग गए हैं। देखो। यूसीन ने इशारा किया और जब क्रिस ने पलट कर देखा तो उसे हो की एक मूर्ति हल्की सी चमकती हुई दिखाई दी। देखो, हो भी जाग गया है और कहीं जाने की कोशिश कर रहा था, और उसकी उप स्टेटस ने उन्हें फिर से एक साथ इकट्ठा कर लिया। सुइक्यून को हो को देखने की उम्मीद रही होगी, तभी उसने यहाँ आने का फैसला किया। जैसे ही क्रिस ने उसके मुंह से ये शब्द सुइक्यून को निकलते सुहागरात की अनुभूति हुई। क्या सुइक्यून कामयाब हो पाया? यूसीन ने बस अपना सिर हिलाया। खैर, लगता है मुझे अब जाना होगा, अगर मुझे सुइक्यून से मिलना है तो। फिर क्रिस की ओर मुड़कर उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम बेहतर परी स्टेटसियों में फिर से मिल पाएंगे। और बस इसी तरह क्रिस को सोचने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। वह घर की छत पर बैठ गई और रोने लगी। फ्लैशबैक का अंत। क्रिस ने अपने कस्बे और घर लौटने का फैसला किया, जहां उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। जब एल्म को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने विंसेंट और एथन को फोन किया। जब उन्हें पता चला कि यह क्रिस के बारे में है, तो वे जितनी जल्दी हो सके वापस भागे। वे उसे बाहर निकालने में कामयाब रहे और एल्म के पास ले गए ताकि वह स्टेटस समझा सके। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे, इसके बारे में इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई 1 या 2 बार पोकेमोन पकड़ने में असफल हो जाता है। मैं भी यहाँ आते समय एक बार असफल हुआ था। विंसेंट ने उसे खुश करने की कोशिश की।
ओह, मैं सुइक्यून को पकड़ने में असफल होने से परेशान नहीं हूँ, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं सुइक्यून को समझ नहीं पाया। सुइक्यून बस हो को फिर से देखना चाहता था और मैंने बस उस पर लापरवाही से हमला कर दिया और इसी वजह से वह अपने गुरु को याद कर रहा था, जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे ध्यान देना चाहिए था, मुझे सुइक्यून की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए था। क्रिस फिर से रोने लगी और एथन ने उसे एक टिश्यू दिया। क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब है मानसिक रूप से। ऐसा लगता है कि तुम ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, एथन ने पूछा। क्रिस के जवाब देने से पहले विंसेंट उस पर चिल्लाने ही वाला था। हाँ, तब से मैं सबसे कमजोर पोकेमोन को भी नहीं पकड़ पाया हूँ, यही एक कारण है कि मैं वापस आया हूँ। विंसेंट और एथन ने एक दूसरे को देखा और सहमति में सिर हिलाया। एथन ने कहा, तो अपनी ट्रेनिंग बिल्कुल शुरू से शुरू करना, मजेदार लग रहा है। मुझे लगता है मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। नहीं, आप लोगों को लीग में पहुंचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विंसेंट आगे बढ़ा और बोला, कोई बात नहीं, अगला साल तो है ही, और वैसे भी हमने अभी शुरुआत ही की है। ऐसा नहीं है कि हम आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं और हार मान रहे हैं। चलो, हम सबको साथ में ट्रेनिंग करने में मजा आएगा। हाँ, और 1 साल की और ट्रेनिंग के बाद, हम सभी जिम को आसानी से हरा देंगे और तुम सुइक्यून से दोबारा मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत हो जाओगे। क्रिस ने अपने हाथों की ओर देखा, फिर अपनी पोकेबॉल्स की ओर और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो फिर से शुरुआत करनी होगी, मैं मजबूत बनूंगी, फिर सुइक्यून से मिलूंगी और उससे माफी मांगूंगी। ऐश इस समय एक सोए हुए प्राइमेप के ऊपर बैठा था जिसे बुल्बासौर ने मार गिराया था। वास्तव में वहां प्राइमेप का पूरा समूह था, लेकिन नींद की दवा से सब कुछ शांत हो गया। क्या आपको यकीन है कि आपको वहां बैठना चाहिए? अगर वे जाग गए तो क्या होगा? वेरिटी ने ऐश को पैर मुड़े हुए देखते हुए पूछा। कोई बात नहीं, बुल्बासौर के स्पोज कोई मजाक नहीं है, ये तब तक नहीं जागेंगे जब तक आप इन्हें जगह नहीं देते, या लगभग 10 मिनट, जो भी पहले हो, ऐश ने बुल्बासौर को कुकी खिलाते हुए कहा। खैर, सोरेल, हम पहाड़ की तलहटी से कितनी दूर हैं? सोरेल अपने नक्शे को देख रहा था, वह सो रहे प्राइमेप में से एक पर झुक गया। खैर, अगर हम पैदल चलें तो कुछ ही घंटे लगेंगे, हालांकि मुझे आश्चर्य है कि हम वापस कैसे आएंगे। अरे, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा गुप्त हथियार है, ऐश ने कहा, इससे पहले कि अब्रा उसकी जैकेट से बाहर निकली और उसने उसे एक कुकी भी दी, जिससे बुल्बासौर समेत वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास अब्रा है, हमने उसे आसपास क्यों नहीं देखा? वेरिटी ने छोटी लोमड़ी को सहलाते हुए कहा। या तो वह अपनी ही धुन में थी या मेरी जैकेट में सो रही थी, इसलिए यह बात कभी सामने नहीं आई, ऐश ने प्राइमेप से कूदने से पहले कहा। ठीक है, अगर हम जल्दी करें तो शायद हमें बटरफ्ली उड़ती हुई दिखाई दे। वे प्राइमेप को सोते हुए छोड़कर भागने लगे, हालांकि जब तक वे काफी दूर जा चुके थे, अगर आप ध्यान से सुनते, तो आपको चीखने की आवाजें और दूर से एक चमकती हुई रोशनी सुनाई दे सकती थी। कुछ समय बाद वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंच गए और चट्टान से बटरफ्ली के झुंड नीचे आ गए। लेकिन पहाड़ की ढलान पर एक गुलाबी बटरफ्ली थी जिसके साथ 3 नर बटरफ्ली उसकी मोहब्बत पाने के लिए होड़ कर रहे थे। ऐश, वेरिटी और सोरेल बटरफ्ली को उड़ते हुए देख रहे थे। ऐश ने बाद में इस्तेमाल के लिए पूरी घटना को रिकॉर्ड भी कर लिया। लेकिन आखिरकार, सभी बटरफ्ली आसमान में उड़ गए। बटरफ्ली के नजर से ओझल होते ही पिकाचू अचानक चमकने लगा और बिजली से जगमगा उठा। तभी उन्हें ऊपर से एक दहाड़ सुनाई दी। ऊपर देखने पर उन्हें रायको दिखाई दिया। ये रायको है, सोरेल ने कहा, तभी रायको उन्हें घूरने लगा। रायको ने एक और जोरदार दहाड़ मारी और उसके पीछे से बिजली गिरी, जिससे उन सभी पर एक तेज रोशनी पड़ी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रायको गायब हो चुका था। खैर, ये चिंताजनक नहीं है, इससे तीनों ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वे सभी उसी कारण से पहाड़ के आसपास इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं जिस कारण से हम कर रहे हैं, सोरेल ने कहा। चलो, अब पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐश ने नाटकीय अंदाज में पहला कदम बढ़ाते हुए कहा। चलो मेरे शानदार साथियों, ये पहाड़ अपने आप तो चढ़ नहीं जाएगा। ऐश, वेरिटी और सोरेल पहाड़ पर चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके चारों ओर अचानक से घना कोहरा छाने लगा, और कोहरे के बीच से कई पोकेमोन की आवाजें सुनाई देने लगी जो उन्हें घूर रहे थे। मैग्नेमाइटर, हाइहोनानिडोक्विनानिडोकिंग, इलेक्टाब्स, मैग्नेटॉन, मैग्मा। इस जगह को क्या हो गया है? ऐसा लगता है जैसे किसी चीज ने जंगली पोकेमोन को नाराज कर दिया है, वेरिटी ने पहाड़ की चोटी पर मौजूद पोकेमोन को देखते हुए पूछा। ये हो ओह है, धुंध से एक बूढ़े पुरुष की आवाज आई, ये सब यहाँ इकट्ठा हो जाओ। ये सभी जंगली पोकेमोन हो से शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। कोहरे से घनी दाढ़ी वाला एक छोटा आदमी कूदकर नीचे आया और ऐश के आसपास की हवा को सूंघने लगा। ये हल्की है, लेकिन मुझे हो की हल्की सी गंध आ रही है। ऐश ने अपना चेहरा पीछे धकेलते हुए कहा, 6 फुट के नियम का सम्मान करो, और फिर अपना पंख निकालते हुए कहा, शायद यही कारण है। उस आदमी की आंखें मानो बाहर निकल आने वाली थी। वाह, ये तो रेनबो विंग है। सोरेल कुछ देर चुप रहा, मन ही मन सोचता रहा, फिर उसे अचानक याद आया, अरे, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने ही तो किताब लिखी थी। तुम्हारा नाम क्या था?
उस आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हे आप मुझे बॉन्जी क्यों नहीं बुलाते? पिछले 20 वर्षों से मैं अपने शोध के हिस्से के रूप में हो की क्वेस्ट्स में लगा हुआ हूँ। 20 साल? वेरिटी ने पूछा। देखो, मैंने कई जगहों से डेटा इकट्ठा किया है, जिसके आधार पर मैं हो की अगली उपस्टेटस के लिए इस पहाड़ पर पहुंचा, बोंजी ने घूमते हुए कहा। तो चलिए हम सब साथ चलते हैं, वेरिटी ने सुझाव दिया। बोंजी इंद्रधनुषी पंख को घूरते हुए बोला, हे, ये चमक तो यौवन की चमक है। मुझे इसकी कितनी याद आ रही थी। यह इतना सुंदर है कि इसे देखना मेरे लिए लगभग असहनीय है। शायद इंद्रधनुषी पंख की वजह से ही तुम एंटी, सुइक्यून और राइको से मिल पाए। तुम्हारा क्या मतलब है? सोरेल ने पूछा। बोंजी के जवाब देने से पहले ही ऐश बीच में बोल पड़ा, चलते चलते बात करो, दिन ढल रहा है। वे सब हैरानी से पलकें झपकाए, लेकिन चलते चलते बात करने के लिए सहमत हो गए। हो जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसा युवा है जो रेनबो हीरो बनने के लिए उपयुक्त हो। इसका मतलब है कि शायद कोई आपका मार्गदर्शन कर रहा हो। परछाई से कोई मार्गदर्शक? क्या आपने कुछ महसूस किया है? कुछ तो था, लेकिन हैरानी की बात है कि कुछ दिनों पहले उसका दिखना बंद हो गया। ऐश ने अपनी परछाई में हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि यह एक बेहद दुर्लभ पोकेमोन है। मार्शेडो कहते हैं कि यह अंधेरे से आने वाला मार्गदर्शक है। जब इंद्रधनुष का रंग फीका पड़ जाता है, तो मार्शेडो उसे फिर से भर देता है और उसे ठीक कर देता है। हाँ, बिल्कुल सही, उस बचकाने दिमाग ने पूरे पहाड़ को नियंत्रित कर रखा था। ऐश ने सोचा जैसे ही उसके पंख से इंद्रधनुषी रोशनी निकली और एक इंद्रधनुष बन गया। इंद्रधनुष घाटी के दूसरी ओर दो पहाड़ों के बीच एक क्रिस्टल जैसी चट्टान से टकराकर एक बहुत ही सुंदर प्रिज्म बना दिया। पहाड़ से निकलते इंद्रधनुष के दृश्य को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। जब इंद्रधनुषी चट्टान पर इंद्रधनुषी फूल खिलता है, तो हो प्रकट होगा। अच्छा, तो हमें वहां जाना चाहिए अगर हम अपने इंद्रधनुषी पक्षी को खोना नहीं चाहते, ऐश ने कहा, और सभी सहमत हो गए। वेरिटी सबसे आगे निकल गई। ऐश और सोरेल ने आह भरी और उसके पीछे चल दिए। बोंजी उन्हें देखता रहा। समय बहुत तेजी से बीतता है और इंद्रधनुष जल्दी ही गायब हो जाते हैं। हाँ, बच्चों, जल्दी करो, और फिर वह भी उनके पीछे दौड़ने लगा। हालांकि बुढ़ापे के कारण बोंजी की स्पीड तेजी से धीमी हो गई, इसलिए ऐश वापस भागा और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उसके साथ चलने लगा, जिसमें उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जब तक वे क्रिस्टल तक पहुंचे, ऐश किसी तरह बोंजी को अपनी पीठ पर बिठाकर उनसे आगे निकलने में कामयाब हो गया। वेरिटी और सोरेल ने गहरी सांस ली और बोंजी अभी भी ऐश पर था। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मायने रखता हूँ? नहीं, ये तो 2-3 बेरी पकड़ने जैसा है, ऐश ने कुछ स्क्वैट करते हुए कहा और उसे नीचे रख दिया। सोरेल ने पहले गहरी सांस ली, इंद्रधनुषी पंख को यहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हो, ऐश ने पत्थर के पास जाते हुए कहा, लेकिन फिर भी वह सतर्क था, कहीं मार्शेडो कुछ करने की कोशिश न करे। अचानक ही उसे अपनी इंद्रियों में झंझनाहट महसूस हुई और वह किसी तरह पीछे हट गया। इससे पहले कि एक इंसिनरोआ पहाड़ से टकराता हुआ उसके पास से गुजरता, वह बाल बाल बच गया। उसके पीछे से क्रॉस भी अपने लाइकानरों के साथ बाहर आ गया। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हो से मुकाबला करने वाला ट्रेनर सबसे मजबूत होता है, और वह ट्रेनर मैं ही हूँ, क्रॉस ने कहा। वाह वाह वाह, क्रॉस तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने पहली या दूसरी बार में सबक नहीं सीखा? मुझे लगता है मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। चुप रहो, ये सब बातें मायने नहीं रखती। मायने सिर्फ ये रखता है कि तुम रेनबो विंग मुझे सौंप दो, चाहे आसान तरीके से हो या मुश्किल तरीके से, लेकिन मुश्किल तरीका ही चुनो। तुमने जो कुछ भी किया है, मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। सोरेल ने बीच में दखल देने की कोशिश की, ऐसा नहीं होता। अब देखो, हो से लड़ने का मौका पाने वाला ही चुना हुआ है। इंद्रधनुषी नायक, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी लाठी उसकी भैंस और मैं वही लूंगा जिसका मैं हकदार हूं, और अभी मैं उस पंख का हकदार हूं, क्रॉस ने कहा और ऐश ने उसके चारों ओर कुछ देर के लिए एक काली आभा देखी। तो यही हुआ था। ऐश ने सोरेल और वेरिटी को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। कोई बात नहीं, यही एकमात्र तरीका है जिससे सब कुछ सुलझ सकता है। ऐश आगे बढ़ा, तो मुझे लगता है कि तुम इंसिनरोआ का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारा फायर टाइप बनाम मेरा, ऐश ने चार्मेलियन को बाहर फेंकते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब फ्लेमथ्रोवर चलाओ, क्रॉस ने आदेश दिया जैसे ही इंसिनरोआ ने कमर से धक्का देकर अपनी बेल्ट से आग की एक धारा निकाली। चार्मेलियन ने स्मोकर स्क्रीन के साथ आगे बढ़ते हुए तेजी से दौड़ना शुरू किया। चार्मेलियन आगे की ओर दौड़ने लगा और जैसे ही वह आग की धारा के पास पहुंचा, उसने हवा में कुछ काला धुआं छोड़ा। जब तक आग धुएं को चीरती, वह गायब हो चुका था। अब ड्रैगन क्लॉ, उसे अभी ढूंढो। इंसिनरोआ आग की छिपकली को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा, तभी वह ऊपर की रस्सियों से नीचे आया और उसकी पीठ पर एक चमकदार वार किया। क्रॉस ने दांत पीसते हुए कहा, इंसिनरोआ थ्रोट चॉप। उसके नीचे से सरक कर उसके पैरों पर वार करो। इंसिनरोआ ने अपनी भुजाओं को चमकाना शुरू कर दिया और चार्मिलियन को क्लोथ्सलाइन देने की कोशिश की, लेकिन चार्मिलियन उसके हमले से बच निकला और रास्ते में उसके पैरों से टकराकर उसे घुटने के बल गिरा दिया। क्रॉस ने दांत पीसते हुए लाइकन रोग की ओर देखा और कहा, इंसिनरोआ, इसे पकड़ो।
इससे पहले कि ऐश कोई आदेश दे पाता, लाइकानारोक ने ऐश की ओर तेजी से बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आगे आए ल्यूकारियो ने उसे बाल बाल रोक दिया। इसी बीच इनसिनरोआ ने चार्मिलियन को कसकर गले लगा लिया और उसे अपनी पूरी ताकत से दबाने लगा, जिससे चार्मिलियन छटपटाने लगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? ये तो एक एक करके पोकेमोन की लड़ाई होनी चाहिए थी, तुमने लाइकानारोक से ऐश पर हमला क्यों करवाया? वेरिटी ने पिपल्प को तैयार करते हुए कहा। मुझे याद नहीं कि मैंने पोकेमोन लड़ाई के लिए सहमति दी थी, वैसे भी यह एक युद्ध क्षेत्र है। अगर आपको लगता था कि यह एक निष्पक्ष लड़ाई होगी, तो यह आपकी अपनी गलती है, क्रॉस ने कहा, और उसके शरीर से और अधिक काली आभा निकलने लगी और कुछ लाइकानारोक और इनसिनरोआ से भी निकलने लगी। मैं यहाँ उसका ख्याल रख सकता हूँ, क्या तुम लोग लाइकानारोक का ख्याल रख सकते हो? ऐश ने कहा और पिकाचू भी कूदकर भेड़िए की ओर मुड़ गया। इसे हम पर छोड़ दो, सोरेल ने कहा और वेरिटी, पिपल्प और लुकारियो ने सिर हिलाकर सहमति जताई। जो भी हो, इनसिनरोआ फायर फैंग प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना ही उसने कैमेलियन के कंधे पर जोर से काट लिया। चार्मेलियन, ड्रैगन ब्रीथ का इस्तेमाल करो और खुद को छुड़ाओ। चैमेलियन ने अपने मुंह से नीली आग निकाली और उसे इनसिनरोआ के चेहरे पर फेंक दिया, साथ ही वह अपने पैरों से उस आग उगलने वाली बिल्ली को धक्का दे रहा था। अंततः वह पीछे की ओर कूदकर खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा, जबकि इनसिनरोआ को उसका चेहरा पकड़ना पड़ा। अब ड्रैगन टेल, जैसे ही इनसिनरोआ उस बेहद करीब से हुए हमले से उबरने की कोशिश कर रहा था, चार्मिलियन ने एक फ्रंट फ्लिप की और अपनी चमकती हुई बैंगनी पूंछ से उसे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। इसी बीच ल्यूकारियो ने लाइकानारोक को पीछे धकेल दिया, क्योंकि पिकाचू भी उसके कंधे पर से कूदकर उस पर लोहे की पूंछ से जोरदार प्रहार किया, जिससे वह उनसे अलग हो गया। पिपल बबल बीम, लुकारियो और स्फीयर, सोरेल और वेरिटी दोनों ने अपने पोकेमोन को उस पोकेमोन पर एक साथ हमला करने का आदेश दिया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ, लेकिन जितना अधिक उस पर हमला हुआ, उतना ही अधिक उससे डार्क ऑरा निकलने लगा। लाइकनरोक तुरंत संभल गया और जोर से दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और उन पर पत्थर फेंकने लगा। जब वे उन पत्थरों से निपटने में व्यस्त हो गए, तो लाइकनरोक लुकारियो के सामने आया और उसके जबड़े पर जोरदार प्रहार किया। लुकारियो ने वार सहा और फिर लाइकानारोक की बांह पकड़ ली, उसकी मुट्ठियां बिजली से चमकने लगीं और बिजली लाइकानारोक की ओर चली गई, फिर उसने उसे अपने कंधे पर उठाकर पिकाचू की ओर फेंक दिया, जिसने भेड़िए की ओर एक और लोहे की पूंछ से हमला किया। सोरेल को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे नहीं पता था कि लुकारियो ऐसा कर सकता है, लेकिन वह लड़ाई में होने के कारण तुरंत इस आश्चर्य से बाहर आ गया। इसी बीच क्रॉस का गुस्सा बढ़ता जा रहा था क्योंकि लड़ाई उसके पक्ष में नहीं जा रही थी, इसलिए उसकी परछाई में मौजूद प्राणी ने पहाड़ पर अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया और भूकंप के झटकों के साथ पोकेमोन पहाड़ की चोटी से प्रकट होने लगे और लड़ाई में शामिल होने के लिए नीचे कूदने लगे। इस बीच क्रॉस के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और जब उसने बात की तो ऐसा लगा जैसे दो आवाजें एक साथ निकल रही हों। उसने कहा, असली लड़ाई अब शुरू होती है। सोरेल और वेरिटी ने देखा कि पोकेमोन नीचे कूदने लगे हैं। हालांकि वे ऐश तक पहुंचने की कोशिश कर रहे पोकेमोन को रोकना चाहते थे, लेकिन वे लाइकानारोक से निपटने में व्यस्त थे, जो कूदने के बावजूद भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन वे कुछ कर सकते थे। पिकाचू, जाओ ऐश की मदद करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे, सोरेल ने कहा, जब ल्यूकारियो उस उन्मादी भेड़िए को पकड़ रहा था। पिकाचू ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा और फिर पिपल की ओर देखा, जिसने उसे एक नाटकीय इशारा किया। पिकाचू ने सिर हिलाया और दौड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच ऐश क्रॉस को देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। बधाई हो, तुमने अपना तीसरे दर्जे का खलनायक कार्ड कमा लिया है, ऐश ने उसके लिए ताली बजाते हुए कहा और अपनी बैग से पोकेबॉल भी निकाल लिए। चुप रहो, तुमने ही ये चुना है। तुम मुझे पंख दे सकते थे, लेकिन इसके बजाय तुमने लड़ाई को चुना। क्रॉस ने मन ही मन बोलना शुरू कर दिया। ऐश ने ध्यान नहीं दिया, उसने बस अपने पोकेमोन को छोड़ा और उन्हें आदेश दिया, काकुना, निडोरिनो, तुम दोनों निडोकिंग और रानी का ख्याल रखना। स्क्विर्टल, बुलबासौर बाकी का ख्याल रखना। उसके पोकेमोन ने सिर हिलाया। स्क्विर्टल बुलबासौर पर सवार होकर लड़ाई में कूद पड़ा और काकुना ने निडोरिनो पर जाला फेंका जब वह उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इसी बीच ऐश जरूरत पड़ने पर कुछ और पोकेमोन निकालने की तैयारी कर रहा था। क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? हाँ, अब सबसे काला लरियाट चलाओ, क्रॉस चिल्लाया जैसे ही इनसिनरोआ की मुट्ठी अंधेरे से ढकने लगी और वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर चार्मेलियन की गर्दन पर निशाना साधने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। वार करो, उसकी कोहनी पर निशाना लगाओ। चार्मेलियन ने अपने छोटे आकार का फायदा उठाते हुए इधर उधर घूमते हुए कोहनी पर वार किया, जिससे इनसिनरोआ अपने रास्ते से भटककर पहाड़ की दीवार से जा टकराया और घायल हो गया। इस लड़ाई के दौरान ऐश ने चार्मेलियन को विशेष रूप से इनसिनरोआ के हमलों का मुकाबला करने के लिए कहा है। अगर इनसिनरोआ एक अच्छा कॉम्बो बना लेता है तो वह हार जाएगा, खासकर चार्मेलियन के 58 के बेस डिफेंस को देखते हुए। इसी बीच स्क्विर्टल और बुलबासौर कुछ मार्च कर रहे पोकेमोन के पास पहुंच गए। उनके आगे मैगमार और इलेक्टाब्स थे। स्क्विर्टल ने तेजी से घूमते हुए खुद को उछाला और बुलबासौर ने अपनी लताएं फैला दी। इसी बीच इलेक्टाब्स घूमते हुए कछुए पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसका मुक्का लगा, वह स्क्विर्टल को पीछे धकेलने में भी नाकाम रहा और स्क्विर्टल घूमते हुए इलेक्टाब्स के चेहरे की ओर बढ़ता चला गया।
फिर वह अपने खोल से बाहर निकला और इलेक्टाब्स के चेहरे पर एक खौलता हुआ पानी फेंका, जिससे पोकेमोन दर्द से पीछे हट गया। इसी बीच मैगमार ने स्क्विर्टल पर मुक्का मारने का निशाना साधा, लेकिन बुलबासौर की लताओं ने उसके दोस्त को पकड़ लिया और उसे रास्ते से हटा दिया, जिससे मैगमार ने इलेक्टाब्स के चेहरे पर मुक्का मार दिया और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। इसी बीच बुलबासौर ने स्पीड का फायदा उठाते हुए स्क्विर्टल को मैगमार की ओर धकेल दिया और स्क्विर्टल ने उस चाल की तैयारी की जिसका वह अभ्यास कर रहा था। अपनी मुट्ठी को चार्ज करते हुए उसने जेट पंच का अपना ही एक नकली संस्करण इस्तेमाल किया। पानी के मुक्के की तेज स्पीड ने मैगमार को सीधे उसके बगल वाले पहाड़ से टकरा दिया। वहीं दूसरी ओर इलेक्टाब्स ने आखिरकार अपना हाथ हिलाया तो देखा कि बुलबासौर उस पर बैंगनी काले रंग का चिपचिपा गोला फेंक रहा है। बिजली वाले पोकेमोन का खेल यहीं खत्म हो गया। इसी बीच स्क्विर्टल पीछे की ओर कूदा और एक नीली गेंद को चार्ज करना शुरू कर दिया, फिर उसे फेंक दिया। जैसे ही वह गेंद आग के प्रकार वाले जीव से टकराए और वह फट गई, वह मुड़ गया और उसने एक खास मुद्रा बनाई। स्क्विर्टल ने मुट्ठी मिलाने के लिए अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई, लेकिन बुलबासौर ने अपनी बेल से उसे नीचे कर दिया और उनकी ओर आ रहे अन्य पोकेमोन की ओर इशारा किया। स्क्विर्टल मुस्कुराया और अपने धूप के चश्मे निकाले और धीरे धीरे चलने लगा। पहाड़ के दूसरी तरफ निडोरिनो ने कोकून के चारों ओर चक्कर लगाया ताकि वह उस पोकेमोन के ऊपर आ सके जिस पर वह हमला कर रहा था, और फिर उसने निडोकिंग की स्पीड को थोड़ा धीमा करने के लिए एक कंफ्यूजन अटैक किया। इसी बीच काकुना ने हवा में रहते हुए बाद में उपयोग के लिए बहुत सारे जाले फैलाना शुरू कर दिया, और फिर उसने लोहे की रक्षा शक्ति का उपयोग करते हुए खुद को नीचे गिरा लिया ताकि निडोक्वीन के सिर पर प्रहार कर सके, इससे पहले कि वह निडोरिनो पर हमला करे। इसी बीच निडोरिनो ने तबाही को झेलते हुए रानी के पैरों के पास जमीन पर एक आइस बीम का इस्तेमाल किया। फिर जब काकुना ने निडोक्वीन पर हमला किया तो वह फिसलकर गिर पड़ी और जमीन पर पड़ी रह गई। लेकिन इससे पहले कि वे इसका फायदा उठा पाते, निडोकिंग तेजी से आगे बढ़ा और काकुना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन काकुना ने चिल्लाकर एक और जाला फेंका और रास्ते से हट गई। तभी निडोरिनो ने शैडो बॉल से हमला कर दिया। जमीन पर रहते हुए निडोक्वीन ने काकुना पर वज्रपात करने की कोशिश की, लेकिन काकुना द्वारा बिछाए गए जालों ने उसे इतना बिखेर दिया कि काकुना को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि काकुना ने एक जाल फेंककर निडोक्वीन का मुंह बंद कर दिया। दूसरी ओर निडोकिंग ने पैर उठाकर पटकने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, निडोरिनो काकुना के सामने आ गया और उसने बचाव का इस्तेमाल किया। फिर काकुना ने राजा पर एक बैंगनी जाला फेंका जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये लक्ष्य नहीं था। दूसरी ओर निडोरिनो पीछे से आया और निडोकिंग पर बर्फ की किरण फेंकी। निडोकिंग ने बचने की कोशिश की, लेकिन जाले ने उसे वहीं रोके रखा जिससे उसे सीधा झटका लगा और वह मुश्किल से ही खड़ा रह पाया। दूसरी ओर निडोक्वीन ने अपने मुंह में जमी बर्फ और जाले को हटाने के लिए एक हल्के ज्वाला प्रवेशक का इस्तेमाल किया। फिर उठते ही वह काकुना की ओर झपटी जो जाले को पकड़े हुए थी। निडोक्वीन ने जमीन पर मुक्का मारा जिससे जमीन में कंपन होने लगा और धूल ने उसे घेर लिया। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, फिर धुआं छटा और एक कोकून की आकृति बेजान पड़ी हुई दिखाई दी। तभी निडोक्वीन ने विजय की गर्जना की, लेकिन जब धुआं छटा तो वहां सिर्फ कोकून ही बचा था। अचानक पीछे से एक तेज आवाज आए और पलक झपकते ही एक बड़ा चमकदार बीडल निडोक्वीन के ठीक पीछे प्रकट हो गया। अचानक बीडल इधर उधर तेजी से झपटने लगी और फिर प्रकट होकर रानी पर एक जोरदार कलाबाजी का हमला किया, जिससे रानी पीछे की ओर उड़ गई। लेकिन फिर उसने निडोक्वीन को पकड़ने के लिए एक जाला फेंका, और फिर उसने एक ऐसी चाल का इस्तेमाल किया जिसका वह निडोरिनो के साथ अभ्यास कर रही थी। उसने एक विशेष जाला इस्तेमाल किया जो धीरे धीरे जमने लगा और निडोक्वीन तक पहुंचते ही तेजी से जमने लगा। निडोक्वीन के पैर पर हल्के नीले रंग की बर्फ जम गई और फिर वह उसे खींचकर निडोकिंग के पास ले गई। उसने पहले वाले जालों में से एक को खींचा और दोनों जालों को आपस में फंसाकर लटकने लगी। उनमें से किसी ने भी जश्न नहीं मनाया क्योंकि उन्होंने और अधिक लोगों को आते देखा, इसलिए उन्होंने खुद को तैयार कर लिया। क्वीन बी म्यूटेशन बेस स्टेट टोटल बढ़कर 500 हो जाता है। फिजिकल और स्पेशल को एक साथ जोड़ा जाता है और एक स्टेट माना जाता है। योजक चिन्ह। ऐश अभी भी इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि क्रॉस के करीब पहुंचने का उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। वह जानता था कि अगर उसे एक अच्छा मौका मिल जाए तो वह इस लड़ाई को खत्म कर सकता है। लेकिन तभी एक मैग्नेटोन पहाड़ से उड़ता हुआ उसकी ओर आया, लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाता, पिकाचू कूद पड़ा और उसे एक जोरदार लात मारकर पीछे धकेल दिया। अरे दोस्त, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वहां सब कैसा चल रहा है? पिका, ठीक है, तो क्या तुम मुझे उनसे बचा लोगे? ऐश ने धीरे धीरे पास आ रहे कई मैग्नेटोन की ओर इशारा करते हुए कहा। पिकाचू के गाल चमक उठे और उसने सिर हिलाया। ऐश मुस्कुराया और फिर से लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। इंसिनरोआ उठ खड़ा हुआ और लड़ने की मुद्रा में वापस आने से पहले अपना कंधा पकड़ लिया, लेकिन इसी समय ब्लेज सक्रिय हो गया और उसकी आग और भी तेज हो गई। ये सब देखकर क्रॉस मुस्कुराया और अपने एक्स वाले हार को पकड़े हुए बोला, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, और फिर अपनी जेब से एक रत्न निकाला। ऐश ने तुरंत इसे फिरियम जेड के रूप में पहचान लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसके चारों ओर कुछ काली ऊर्जा जमा होने लगी और फिर उसमें समा गई।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हो को ये दिखाने के लिए कि मैं ही एकमात्र योग्य हूँ, तो ठीक है, क्रॉस ने फिरियम जेड को अपने एक्स नेकलेस में डालने से पहले कहा, और वह चमकने लगा। क्रॉस ने एक ऐसा पोज बनाया जो उसके अपने हाथों को जमीन पर रखने के साथ समाप्त हुआ, ठीक उसी तरह जैसे इनसिनरोआ ने भी पोज बनाया, और इनसिनरोआ से एक काली और पीली ऊर्जा निकलने लगी। फिर उसने बैल से पीले और काले रंग की आग बरसाना शुरू किया, और जब वह तैयार हो गई तो इनसिनरोआ ने चार्मेलियन की ओर निशाना साधते हुए आग की एक बड़ी किरण छोड़ी। चार्मेलियन, अपनी बांह को ड्रैगन धातु से ढक लो और खुद को तैयार कर लो। इनसिनरोआ की अग्नि किरण उस पर पड़ते ही चार्मेलियन ने अपने पंजे को बैंगनी रंग की चमकती धातु से जड़ दिया और अपने पैरों को मजबूती से जमा लिया। चार्मेलियन खुद को संभालने की कोशिश में संघर्ष कर रहा था और इनसिनरोआ ने और अधिक अग्नि से हमला करने की कोशिश की। योजक चिन्ह, सोरेल और वेरिटी लाइकानारोक को हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। फिलहाल वह आयरन हेड का इस्तेमाल करते हुए पिपल पर हमला कर रहा था। लुकारियो, उसे रोको, सोरेल ने आदेश दिया। जैसे ही लुकारियो आगे बढ़ा और अपनी दोनों हथेलियों को भेड़िए पर जोरदार प्रहार किया, तभी उसके हाथों से एक बैंगनी रंग की ऊर्जा निकली जिसने उसे पीछे धकेल दिया। पिपल व्हर्लपूल, वेरिटी ने आदेश दिया और पानी का एक विशाल शंकु निकला जिसने भेड़िए को बीच में फंसा लिया और उसे घुमाने लगा। फिर ल्यूकारियो आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठियों को नीले रंग से चमकाया और पानी को पकड़कर जमा दिया, जिससे लाइकानरोक अंदर फंस गया। सोरेल ने अब और सोचने की जहमत नहीं उठाई, वह सीधे वेरिटी की ओर मुड़ा और बोला, ठीक है, हमें ऐश की मदद करनी होगी। लेकिन जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सबसे पहले उन्हें पिकाचू लगभग एक दर्जन तैरते हुए मैग्नेटोन से लड़ते हुए दिखाई दिया, जो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके उन पर प्रहार कर रहा था और उन्हें एक कतार में खड़ा कर रहा था। पिकाचू ने सोरेल और वेरिटी को पास आते देखा तो उसने उन्हें खत्म करने का फैसला किया। उसने एक अलग आवृत्ति वाला विशेष थंडरबोल्ट भेजा जो सभी चुंबकों के बीच से गुजरा, जिससे वे धीरे धीरे फर्श पर गिरने लगे। अब जब वे अपना काम खत्म कर चुके थे, तो सबका ध्यान ऐश पर केंद्रित हो गया। तभी उन्होंने देखा कि एक जलती हुई बिल्ली की कमर से लाल और काले रंग की लपटें निकल रही थीं और चार्मेलियन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। चार्मेलियन आग की ताकत के आगे संघर्ष कर रहा था, जितना अधिक वह जोर लगाता उतना ही उसे पीछे धकेला जा रहा था। वह हारना नहीं चाहता था, फिर कभी नहीं, वह इतना मजबूत बनना चाहता था कि वह फिर कभी ना हारे। चार्मेलियन का दिल तेजी से धड़क रहा था और फिर धीरे धीरे सामान्य स्पीड पर आ गया, लगभग किसी चीज के साथ तालमेल बिठाते हुए। इसके बाद वह चमकने लगा और इनसिनरोआ की आग को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। इनसिनरोआ को पसीना आने लगा और उसने अपनी पूरी ताकत से चार्मेलियन पर हमला कर दिया, जिससे उसके स्थान पर एक विस्फोट हो गया। एक पल के लिए पूरा इलाका शांत हो गया, लेकिन क्रॉस धीरे धीरे हंसने लगा। तभी ऐश ने एक ऐसी बात कह दी जिससे वह चुप हो गया। तुम क्यों हंस रहे हो? ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मेरा पोकेमोन अभी तक हारा नहीं है। धुएं के बीच से हवा का एक तेज झोंका उसे नीचे धकेल रहा था। तभी ऊपर से एक नारंगी रंग की आकृति निकली। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें चारिजार्ड दिखाई दिया जिसकी ज्वालाएं तेजी से चमक रही थीं। अब चारिजार्ड, मुझे लगता है कि हमें उसे अपना नरक दिखाना चाहिए। चारिजार्ड मुस्कुराया और उसकी आग भी लाल और नीली झिलमिलाने लगी। उसने अपने पेट से आग निकालनी शुरू की और जैसे ही उसने उसे छोड़ा, अग्नि ड्रैगन की दहाड़, फ्लेम थ्रोवर जो ड्रैगन ब्रीथ, एक तीव्र लाल आग निकली जो इनसिनरोआ की ओर जा गिरी। इनसिनरोआ थका हुआ था लेकिन उसे लगा कि वह इसका सामना कर सकता है, इसलिए उसने खुद को तैयार किया। लेकिन जब वह करीब आया तो वह फैलकर नीले रंग का हो गया और इनसिनरोआ से टकरा गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया और वह पहाड़ से जा टकराया जिससे एक विस्फोट हुआ। धुआं छंटने पर इनसिनरोआ पहाड़ के अंदर धंस गया था और लड़ने में असमर्थ था। ड्रैगन बोन ड्रैगन स्टैब प्राप्त करता है। ड्रैगन प्रकार की कोई भी चाल सीख सकता है। क्रॉस ने हैरानी भरे चेहरे से इनसिनरोआ को देखा। उसने ये देखने की कोशिश की कि लाइकानरोक कहाँ है, लेकिन वह बर्फ की जेल में फंसा हुआ था। उसने उन पोकेमोनों की ओर देखा जो अंदर कूदे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश का सफाया हो चुका था। ऐश आवश्यक तैयारी करते हुए आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज पूरे पहाड़ में सुनाई दे रही थी और ऊपर से पौराणिक कुत्ते नीचे की ओर देख रहे थे। अचानक क्रॉस आगे बढ़ा और ऐश पर हमला करने का लक्ष्य रखा, लेकिन ऐश ने खुले हाथ से उसके पेट पर वार किया, अपनी आभा को उसमें समाहित कर दिया और क्रॉस के पीछे से मार्शेडो को बाहर फेंक दिया। जो कुछ हुआ वह सबने देखा और मार्शेडो को देखकर सब चौंक गए, लेकिन ऐश ने एक पोकेबॉल निकाली और कहा, शायद ये काम नहीं करेगा। गेंद हवा में उड़ गई लेकिन मार्शेडो जमीन में धंस गई और गायब हो गई और पोकेबॉल चट्टान पर टूट गई। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। जैसे ही मार्शेडो गायब हुआ, पोकेमोन के चारों ओर मौजूद बहुत सी काली ऊर्जा गायब हो गई, हालांकि पूरी तरह से नहीं। चारिज़ार्ड ने इस समय अर्बॉक को स्कार्फ की तरह पहना हुआ था। क्रॉस इस समय बेहोशी की हालत में था और अपना सिर पकड़े फर्श पर पड़ा था। क्या हुआ? तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बेवकूफ। ऐश झुकी हुई थी और उसने क्रॉस के सिर पर एक झटका दिया। किस चीज ने कितने समय तक अपना आपा खोया रहा? क्रॉस अभी भी होश में आने की हालत में था, लेकिन धीरे धीरे बात कर पा रहा था।
यह मार्शेडो था और जब हम शहर में थे तब शायद तुम भ्रष्ट हो गए थे। सोरेल पास आकर बोली, रुको, तो मार्शेडो ने ऐसा किया? वह ऐसा क्यों करेगी? क्या उसका काम इंद्रधनुषी पंख की रक्षा करना नहीं है? ऐश ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगले 20 मिनट में मैं क्या करने वाला हूँ। हो सकता है कि कहानी का गलत अनुवाद हुआ हो, या हो सकता है कि हमें देर हो गई हो और वह प्रक्रिया को जल्दी खत्म करना चाहता हो, या हो सकता है कि वह दुष्ट हो। हर संभावना सही है। ऐश मन ही मन सिर हिला रहा था। तो फिर इस पूरे समय क्रॉस मार्शेडो के नियंत्रण में था। इसी से यह बात समझ में आती है कि वह इतना बदतमीज क्यों था। वेरिटी ने गलत आउटकम निकाला। अच्छा, ऐश ने कुछ कहने की कोशिश की ही थी कि उसे बीच में ही रोक दिया गया। हाँ, कोई भी पोकेमोन के प्रति इतना क्रूर नहीं हो सकता। यही एकमात्र स्पष्टीकरण है। सोरेल ने भी गलत अनुमान लगाया। देखो, ऐश की बात फिर बीच में ही काट दी गई। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप लोगों की बात सच है तो यही इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्रॉस ने आउटकम निकाला। ऐश ने अपने हाथ हवा में लहराए और चट्टान की ओर चलने लगा। बोंजी, जो कुछ गिरी हुई चट्टानों के पीछे छिपा हुआ था, ने देखा कि अधिकांश लड़ाई शांत हो चुकी है, और अंत में वह भी देखने के लिए वहां चला गया। ऐश ने चेरिज़ार्ड को इशारा किया, जो उस समय सांप का गला घोंट रहा था, और लाइकानरॉक की ओर इशारा किया, जो अभी भी बर्फ में फंसा हुआ था। चेरिज़ार्ड ने अर्बॉक को पहाड़ पर पटक दिया, जिससे उसके चेहरे का निशान बन गया, और ऐश के चले जाने के बाद चेरिज़ार्ड भेड़िए को मुक्त करने के लिए आगे बढ़ा। ऐश चमकती हुई चट्टान पर कूद गया और उसमें पंख चुभो दिया। तुरंत ही इंद्रधनुषी ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी और जो भी पोकेमोन अभी भी आक्रामक थे वे शांत हो गए। पहाड़ के बीचों बीच एक इंद्रधनुष बना और उसे देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। बोंजी ने पहाड़ के बीच से देखा और कहा, जब इंद्रधनुषी चट्टान पर इंद्रधनुषी फूल खिलेगा तो हो प्रकट होगा। जैसे ही उसने ये कहा, इंद्रधनुष से एक पक्षी शान से उड़ता हुआ आया, और जैसे ही वह ऊपर से गुजरा, उसने एक हरी रोशनी छोड़ी जिससे सभी के घाव ठीक हो गए। अपने पोकेमोन को ठीक देखकर वेरिटी खुश हो गई। लगता है सब फिर से स्वस्थ हो गए हैं। और यही है हो की शक्ति, बोंजी ने कहा। हो के उड़ना समाप्त करने के बाद वह क्रिस्टल के ऊपर उतरा और सभी को देखने लगा। वाह, हो सचमुच हमारे सामने खड़ा है, सोरेल ने कहा। सचमुच, यही इंद्रधनुषी नायक का फेट है, बोंजी ने कहा। क्रॉस लाइकॉनरॉक और इनसिनरोआ पर नजर रख रहा था। वह ये भी देख रहा था कि आगे क्या होगा। कुछ पल की असहज चुप्पी के बाद ऐश ने कहा, तो अब क्या? सबने पलकें झपकाईं और उसकी बात समझ ली। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह हो है और तुम इंद्रधनुष के हीरो हो? सोरेल ने कहा और बोंजी ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? पोकेबॉल फेंकूं, उससे लड़ाई करूं, उसके ऊपर चढ़कर उड़ने की कोशिश करूं? क्योंकि मुझे पक्का पता है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब कर तो सकता हूं लेकिन ये काम नहीं करेगा। बोंजी ने नीचे देखा। मुझे नहीं पता, मैं कभी यहां तक नहीं पहुंचा। मैंने तो बस यही मान लिया था कि जिसे भी पंख मिलेगा उसे पता होगा। मेरा मतलब है, मैं उससे बात कर सकता हूं। ऐसा नहीं लगता कि वह हम पर हमला करना चाहता है, जो अच्छी बात है, ऐश ने कहा। हाँ, देखो अगर हो को कुछ चाहिए, वेरिटी ने ऐश को आगे धकेलते हुए कहा। ऐश ने तिरछी नजर से देखा और वेरिटी ने जितना हो सके उतना बेवकूफी भरा चेहरा बनाया। ऐश ने आह भरी और पास आकर बोला, अरे हो, याद है हम जंगल में मिले थे, तुमने मुझे अपना पंख दिया था। इससे हो का ध्यान आकर्षित हुआ और उसने आगे कहा, तो क्या मुझे यहाँ कुछ करना है? हो ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने पंखों में से दो पंख निकाले। एक पंख इंद्रधनुषी रंग का था और दूसरा चांदी का पंख था। दोनों पंख उड़कर ऐश के हाथ के चारों ओर लिपट गए और उसकी तर्जनी उंगली पर एक अंगूठी बना दी। अंगूठी चांदी की थी जिस पर अलग अलग रंगों की नक्काशी थी, और जैसे ही हो ने उसे अंगूठी दी, वह इंद्रधनुष में उड़ने लगी। पूरे 5 सेकंड तक सन्नाटा शैडो रहा। सब लोग सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या। ऐश ने अपनी मिली अंगूठी को देखा। वो देखने में सुंदर थी और उसे उसमें कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। तो ये सिर्फ दिखने में सुंदर अंगूठी नहीं थी। उसने अंदर देखने के लिए उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उतरी नहीं। उसने अंगूठी को खींचने की कोशिश शुरू की, फिर उसे एक चट्टान के बीच फंसाकर खींचने लगा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वह गिर पड़ा। जब उसने अंगूठी की तरफ देखा तो उस पर एक खरोंच थी, लेकिन वह तुरंत ठीक हो गई। अंततः सभी लोग ऐश के शव के पास गए और उसे देखकर सोरेल ने कहा, तो ऐसा हुआ था। तुम मुझसे कह रहे हो, मुझे लगता है कि अब मेरे पास एक अंगूठी है। कम से कम यह अनामिका उंगली पर तो नहीं है। इसे समझाना अजीब होता। मेरा मतलब है, ये देखने में सुंदर है, वेरिटी ने कहा। मुझे भी यही लगा था, ऐश ने आखिरकार उठते हुए कहा और अपने अधिकांश पोकेमोन को वापस उनकी गेंदों में डाल दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें इस पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए, क्रॉस ने कहा। हाँ, वेरिटी ने बोंजी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? नहीं नहीं, आप युवा लोगों को इस बूढ़े आदमी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी अब मेरे पास कुछ नई सामग्री है तो मेरे पास करने के लिए एक नया काम है। ठीक है,
तो इस स्टेटस में करने के लिए बस यही एक उपाय है, ऐश ने पिकाचू को अपने बैग में रखते हुए कहा और फिर सभी को गले लगा लिया। यह क्या है? सोरेल ने पूछा। कूदने के लिए। क्या? सबने कहा, इससे पहले कि ऐश पीछे की ओर एक चट्टान की तरफ कूद गया और सब नीचे गिरने लगे। सब लोग चीख रहे थे, यहाँ तक कि लुकारियो भी घबरा रहा था, और बोंजी आंखें फाड़कर पहाड़ की ओर देख रहा था जैसे वे नीचे गिर रहे हों। लेकिन जब वे नीचे पहुंचे तो अचानक गायब हो गए। बोंजी को लगा कि ऐश का इसमें कुछ हाथ है, पर उसे समझ नहीं आया कि क्या, इसलिए वह बस बैठ गया और सूर्यास्त को देखने लगा। युवाओं, जीते रहो, बस जीते रहो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए एक रास्ता खुल जाएगा। भविष्य इंद्रधनुषी रोशनी से जगमगा रहा है। ऐश की बात करें तो वे पहाड़ के नीचे एक पोकेमोन सेंटर के सामने बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दिए। सभी लोग अपने अनुभव से सदमे में थे, तभी अब्रा ऐश की जैकेट से बाहर निकला और उसके कंधों पर बैठ गया। किसी को चेतावनी दो। वेरिटी ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे जोर जोर से हिलाने लगी। इसमें मजा कहाँ है? ऐश ने मासूमियत भरे चेहरे से कहा। कोलापोका मत करो, तुम जानते हो तुमने क्या किया है, क्रॉस ने कहा। वाह, मुझे तो इस शब्द का मतलब भी नहीं पता, ऐश ने कहा। सोरेल ने खुद को संभाला और कहा, इस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। सब शांत हो गए। ठीक है, तो अब मुझे चलना चाहिए, क्रॉस ने ऐश की ओर मुड़ते हुए कहा। मुझे याद नहीं कि हमने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मैं और भी ताकतवर बनूंगा। और किसी दिन हम फिर से लड़ेंगे, बस उससे पहले किसी से हारना मत। जैसे ही क्रॉस जाने लगा, ऐश ने पुकार कर कहा, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस साल की लीग में मिलेंगे। मुझे डर है कि यहीं से हमारे रास्ते अलग होने लगेंगे। मैं आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस और मोल्ट्रेस की किंवदंतियों के बारे में जानने जा रही हूँ, सोरेल ने कहा। मुझे लगता है कि मैं वापस घर जा रही हूँ। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, वेरिटी ने कहा। ओह, मुझे याद आया, सोरेल, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना टैबलेट दो, ऐश ने कहा। सोरेल ने उसे टैबलेट दे दिया और ऐश ने उसमें कुछ जानकारी डाली। कभी यहाँ जरूर आना, लुकारियो अब उस उम्र में पहुँचने वाला है जहाँ उसे रोटा वापस जाना होगा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सामान और अपना नंबर यहाँ रख दिया है ताकि हम संपर्क में रह सकें। सोरेल ने ऐश को धन्यवाद दिया और अचानक वेरिटी भी आगे बढ़ी। अरे, मुझे भी वह चाहिए। वेरिटी के ऐसा कहते ही ऐश और सोरेल दोनों ने उसकी ओर देखा। वाह, कितना औपचारिक तरीका है। कम से कम हमें लंच पर तो ले चलो, फिर हमारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करो, और साथ ही, कितनी बेशर्मी है। ऐश ने सोरेल के सामने बेहोश होने का नाटक करते हुए कहा। ये सुनकर वेरिटी शर्मा गई और बोली, नहीं, ऐसा इसलिए है ताकि हम संपर्क में रह सकें। सोरल को हंसाने के बाद ऐश ने वेरिटी को अपना नंबर दिया और सोरल ने भी ऐसा ही किया। सुनो, अगर तुम लोग मेरा इंतजार करोगे तो मैं वादा करता हूं कि हम फिर मिलेंगे, ऐश ने कहा। मैं तुम्हारे इस वचन का पालन करवाऊंगा, सोरेल ने कहा। ठीक है, उम्मीद है कि हम कभी सिनोह में मिलेंगे, वेरिटी ने भी कहा। और बस इसी तरह वे अपने अपने रास्ते चले गए क्योंकि ऐश टेलीपोर्ट करके वापस पोके सेंटर पहुंच गया, जहां से यह साइड एडवेंचर शुरू हुआ था। शाबाश अब्रा, जल्द ही तुम तैयार हो जाओगी, ऐश ने उसे पोकेबॉल में वापस डालते हुए कहा, फिर उसने चारिज़ार्ड को बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि वह कुछ करता, उसने डेमियन को चारिज़ार्ड की एक तस्वीर भेजी। 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि डेमियन ने जवाब में संदेश भेजा। संदेश में मुख्य रूप से यह पूछा गया था कि वह कैसा है और क्या वह ठीक है, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने कुछ पैसे भेजे हैं और इसे एक छोटी सी माफी समझो और वह कुछ बेहतर की तैयारी कर रहा है। ऐश ने अपना खाता खोला और उसमें जमा हुई रकम देखकर लगभग चौंक गया। उसने साथ में एक नोट भी भेजा था, जिस पर लिखा था, चिंता मत करो, ये मेरे पिता का पैसा है। विंकिंग फेस, ऐश ने उस रकम को देखकर आह भरी। उसे जो रकम मिली थी, उससे वह शायद अपने सभी पोकेमोन को 1 साल तक खाना खिला सकता था। शुक्र है कि उसे अभी इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वह अभी भी ओ के पैसे को खर्च कर रहा है। आखिरकार, वह चारिज़ार्ड के पास गया और बोला, चलो उड़ते हैं। मैं बहुत लंबे समय से ऐसा करना चाहता था, ऐश ने अपने नए अग्नि ड्रैगन छिपकली पर कूदते हुए कहा। उसने हेडफोन भी निकाले और इस पल के लिए एकदम सही गाना बजाना शुरू कर दिया। स्वर आजाद पंछी, हाँ। स्वर, गिटार सोलो बजते ही ऐश बादलों के बीच से उड़ते हुए वर्मिलियन सिटी की ओर वापस जाते हुए चिल्लाया। शहर में कुछ मिनट साइकिल चलाने के बाद वे आखिरकार जिम के बगल में पहुंच गए। ऐश ने आखिरकार अपने पोकेमोन को अपने पीसी से बाहर निकाल लिया क्योंकि लगभग सभी लोग उनके पास पहुंच गए थे। और जैसे ही सब कुछ तैयार हो गया, वह जिम में गया और दरवाजा तोड़ दिया। जिम में तेज बैंड की आवाज गूंज रही थी और उसके सामने सर्ज खड़ा था। बूढ़े आदमी, तुमने खुद ही कहा था, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तुम किसे बूढ़ा कह रहे हो? मैं तो सिर्फ 38 साल का हूँ, सर्ज ने चिल्लाकर उसे जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि तुम पोकेमोन और शारीरिक शक्ति दोनों में किसी से नहीं हारोगे। लेकिन तैयार रहना क्योंकि अब जब हम शुरू करने वाले हैं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, सर्ज ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा और ऐश की ओर बढ़ा। अगले कुछ दिनों तक ऐश और उसके पोकेमोन को सर्ज के जिम में ट्रेनिंग दिया जाएगा।
पिकाचू को राइचू द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और ऐश को सर्ज द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, यहाँ तक कि उसे लड़ने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। विशेष रूप से उन्हें उनोविन की सैन्य मार्शल आर्ट काली सिखाई गई थी, जो एक वास्तविक युद्ध शैली थी जिसमें लाठी और चाकू से लड़ना शामिल था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को यथाशीघ्र निष्क्रिय करना था। इसके अलावा उन्होंने लेड्रेड भी सीखा, जो शरीर के 9 प्राकृतिक हथियारों यानी हाथों, पैरों, घुटनों, कोहनियों और सिर का उपयोग करके निकट दूरी से लड़ने की कला थी। इसी बीच राइचू पिकाचू को हरा रहा था और पिकाचू अपनी बिजली की ताकत से अपनी प्रभावशीलता बढ़ा रहा था। बाकी सभी को सर्ज के पोकेमोन द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, मेरा मतलब है कि उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। दिन के अंत में सभी को अपनी आदत से कहीं अधिक खाना पड़ता था ताकि वे वजन बढ़ा सकें और फिर सो सकें, और फिर अगले दिन वे फिर से यही प्रक्रिया दोहराते थे। जब ऐश सर्ज के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तब चलिए देखते हैं कि बाकी सब लोग कैसा कर रहे थे। ब्रॉ को उसके जिम में छोड़ने के बाद फेरो तुरंत येलो को छोड़ने के लिए निकल गया। आखिरकार वे विरिडियन में वापस आ गए। येलो फेरो को कुछ देने वाला था, लेकिन वह तुरंत रूट 1 की ओर उड़ गया। येलो वहीं खड़ी रह गई, उसने आह भरी और अपने चाचा विल्टन के घर की ओर चल पड़ी। काफी रात हो चुकी थी। आमतौर पर विल्टन मछली पकड़ने से लौट आते थे, इसलिए उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बीतने के बाद दरवाजा खुला और वहां निडोकिंग मौजूद थी। राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसे प्यार से गले लगा लिया। निनी, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, तुम जैसी हो वैसी ही हो। राजा, निडोकिंग ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। तभी अंदर से एक और आवाज आई। अरे निडोकिंग, दरवाजे पर कौन है? तभी विल्टन अंदर से बाहर आया। येलो को देखकर वह भी दौड़कर उसे गले लगाने के लिए दौड़ा। येलो, तुम वापस आ गई। अंकल विल्टन, येलो ने कहा, जब वह उन दोनों के बीच दब रही थी। बस खड़े मत रहो, अंदर आ जाओ, विल्टन ने कहा, लेकिन येलो अभी भी निडोकिंग की बाहों में थी, इसलिए निडोकिंग ने उसे उठाकर अंदर ले आया। अंततः निडोकिंग ने उसे जाने दिया और वह मेज पर बैठ गई, जहां उसने देखा कि विल्टन का बटरफ्री रोशनी के ऊपर बैठा है। विल्टन भी बैठ गया और बोला, तो आप कैसे हैं? क्या आपके पास और भी पोकेमोन हैं? हाँ, लेकिन उनमें से ज्यादातर अभी सो रहे हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरे जाने के बाद से सब लोग कैसे हैं? सच कहूं तो ज्यादातर पोकेमोन थोड़े उद्दंड हो गए हैं, खासकर जिम लीडर के लापता होने के कारण, इसलिए मुझे उन कुछ कर्तव्यों को निभाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ रही है। शुक्र है कि मेरे पास अभी भी वे रेमोराइड हैं, वे स्टार्टर के रूप में ठीक काम करते हैं। ओह, मुझे पता नहीं था। ऐसा चेहरा मत बनाओ, मैं तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह जानता हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को दोष मत दो। इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, ये सिर्फ संयोग था, कारण नहीं। खैर, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? येलो थोड़ा सीधा हुआ और बोला, ठीक है, 2 बातें हैं। पहली तो ये कि मुझे सबकी बहुत याद आ रही थी और मैं आप लोगों से मिलना चाहता था, और दूसरी बात ये कि मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप मुझे ट्रेनिंग देने में मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लड़ाई शुरू कर दोगे। असल में बात सिर्फ इतनी है कि मैं ज्यादातर समय बेकार महसूस नहीं करना चाहता, और मेरे पोकेमोन विकसित होना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। विल्टन हंसते हुए बोला, हाँ, शायद मुझे आपके जाने से पहले आपको बुनियादी बातें सिखा देनी चाहिए थी। क्यों नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। येलो पहले तो उत्साहित दिख रही थी, लेकिन फिर उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हुई और उसका चेहरा लाल हो गया। खैर, लगता है आपकी किस्मत अच्छी है, हम अभी खाना खाने ही वाले थे, विल्टन ने किसी को बुलाते हुए कहा। फिर रसोई से एक ऑक्टिलरी, एक प्रकार का शेफ एप्रन और दोनों हाथों में कटोरे लिए हुए आया और उसने एक एक कटोरा सबको दे दिया। वे सभी पहले की तरह ही रात के खाने का आनंद लेते हैं, लेकिन लगभग आधे खाने के बाद डोडी अपनी पोकेबॉल से बाहर कूद जाता है और अपनी आदत के अनुसार वही काम करता है। शाम खुशियों और हालचाल पूछने से भरी थी। कुछ देर बाद हंसी गूंजी और येलो अपने कमरे में वापस चली गई। कमरा वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, उसने अपने पोकेमोन को बाहर निकाला और सो गई। अगली सुबह डोडी ने येलो को धक्का देकर जगाया और फिर उसे बिस्तर से खींचकर बाहर निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, मैं उठ गई, येलो ने अभी भी आधी नींद में कहा, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और सबको खाना खिलाने के लिए बाहर चली गई, क्योंकि डोडी उसे तभी जगाता है जब उसे भूख लगती है। जब वह रसोई में पहुंची तो उसने देखा कि ऑक्टिलरी रसोई में काम कर रही थी और विल्टन रसोई में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अरे येलो, तुम उठ गए हो और ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी टॉरस ने टक्कर मार दी हो, मुझे लगता है डोडी। हाँ, डोडी भूखी है, इसलिए अब ये सब की समस्या है, येलो ने बैठते हुए कहा। तभी ऑक्टिलरी ने उसकी ओर पैनकेक की एक प्लेट फेंक दी। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें खा पाती, डोडी ने चिड़ियों जैसी फुर्ती दिखाई और ऊपर से एक चुरा लिया। ऑक्टिलरी ने पक्षी को एक थप्पड़ मारा और फिर उसे उसका खाना दे दिया। डोडी ने अनिच्छा से उसे खाया। क्या आप अपने बाकी पोकेमोन को बाहर बुलाना चाहेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे पास कौन कौन से पोकेमोन हैं और ताकि वे नाश्ता कर सकें? ओह हाँ, मुझे करना चाहिए, है ना? येलो ने ऊपर की ओर जाते हुए कहा और अपने पोकेमोन को नीचे बुलाया, जो लुढ़कते हुए नीचे आ गए।
सबके व्यवस्थित हो जाने के बाद उन्होंने खाना खाया और फिर बाहर जाकर अभ्यास शुरू किया। बटरफ्री किट्टी को किसी काम से जंगल में ले गई और बाकी सभी को विल्टन ट्रेनिंग के लिए ले गया। पूरा दिन सभी के कठिन ट्रेनिंग में बीत गया और डोडी दौड़ने की कोशिश करता रहा लेकिन असफल रहा। आखिरकार उन्हें थोड़ा आराम मिला। विल्टन येलो के साथ बैठ गया और उसे एक आइसक्रीम दी और वे बातें करने लगे। तभी येलो ने कुछ पूछा, अरे मेरे माता पिता को क्या हुआ? येलो ने जो पूछा उसे सुनकर विल्टन लगभग अपने पे में ही अटक गया। तुम क्यों पूछ रहे हो? खैर, मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। जहां तक मुझे याद है, मैं तुम्हारे साथ ही था। वैसे तो मैं तुम्हारे पिता के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बहन के बारे में कुछ तो जानता हूँ। येलो की आंखें चमक उठी। क्या आप मुझे बता सकते हैं? विल्टन ने येलो की तरफ देखा और फिर जंगल की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। जरूर, मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुम मुझे पोकेमोन की लड़ाई में हरा सकते हो। इसी बीच जंगल में किट्टी पेड़ों के जालों में लटकी हुई थी जबकि बटरफ्री स्ट्रॉबेरी खा रहा था। किट्टी मेटापोड में विकसित तो हो गई थी, लेकिन फिलहाल बटरफ्री के जालों में फंसी हुई थी। इसी बीच ब्रॉ के साथ उसके लौटने के बाद एक रात बीत चुकी थी। उसके भाई बहन लगभग उस पर चढ़ ही गए जब फॉरेस्ट उसका ठीक से स्वागत करने गया। लेकिन फ्लिंट लगभग जमीन पर गिर पड़ा और ब्रॉ से रात का खाना बनाने की गुहार लगाने लगा। ब्रॉ मान गया और घर में सभी ने लगभग 3 महीने बाद अपना पहला अच्छा भोजन किया। फ्लिंट खाते समय लगभग रो पड़ा और उसके भाई बहनों ने हमेशा की तरह उससे 100 तरह की फरमाइशें की, जिनमें फटे हुए कपड़े सिलना भी शामिल था। आखिरकार वे सब थक गए और ब्रॉ ने उन सबको बिस्तर पर सुला दिया। जब तक वह अपना काम खत्म कर चुका था, कमरे में सिर्फ वह और फॉरेस्ट ही जाग रहे थे। तुम्हें थोड़ी कम मेहनत करनी चाहिए, फॉरेस्ट ने ब्रॉ से कहा। ब्रॉ जम्हाई ले रहा था, लेकिन उसने अपने भाई फॉरेस्ट की ओर मुड़कर उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, तुम्हें तो ये बात नहीं कहनी चाहिए, खासकर जिस तरह से तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हें मुझसे ज्यादा आराम की जरूरत है। मुझे अभी पिताजी से बात करनी है। फॉरेस्ट ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अच्छा, तुम्हें पता है कि जिम की देखभाल तो किसी को करनी ही पड़ेगी। कहीं पापा फिर से भागने की कोशिश न करें, और हम नहीं चाहते कि मम्मी इस जगह को फिर से पानी का जिम बना दें। याद है पहली बार क्या हुआ था? फॉरेस्ट ने मजाक किया। ब्रॉ हंसते हुए बोला, हाँ, लीग ने लगभग जिम पर कब्जा ही कर लिया था। आम परसेप्शन के विपरीत प्यूटर जिम का कांटो गठबंधन में उच्च स्थान है, और जिम लीडर का पद उन्हें इतना पैसा प्रदान करता है कि वे वर्तमान में जितने लोगों को रखते हैं, उससे दोगुने लोगों को रख सकते हैं। लेकिन जिम सिर्फ लड़ाई के मैदान ही नहीं होते, वे नए ट्रेनर को शुरुआती पोकेमोन भी देते हैं। आखिर हर शहर में कोई प्रोफेसर तो नहीं होता जो ताकतवर पोकेमोन बांट सके। प्यूटर जिम में खास तौर पर जियोड्यूट के प्रजनन की सुविधा है। असल में यहीं पर ब्रॉ को प्रजनक के रूप में सबसे ज्यादा अनुभव मिला है। हालांकि ब्रीडर शब्द भ्रामक है। ब्रीडर वो काम नहीं करते जो आप सोचते हैं। इसके बजाय वे मुख्य रूप से अंडों को सेते हैं, पोकेमोन के लिए विशेष आहार प्रदान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं, भले ही यह हमेशा लड़ाई के लिए न हो। वास्तव में कांटो के 2 दिग्गजों में से एक, ट्रेनर ब्लू, को ब्रीडर माना जाता था। लेकिन प्यूटर जिम प्यूटर संग्रहालय की भी देखभाल करता है, जो वास्तव में वह जगह है जहां उन्हें मूल रूप से उनके काबूतों के लिए उनका जीवाश्म दिया गया था। ब्रॉ ने अपने विचारों से बाहर निकलते हुए फॉरेस्ट को भी सोने के लिए भेज दिया और फ्लिंट से मिलने चला गया। फ्लिंट मेज पर बैठा कॉफी पी रहा था और ब्रॉ का इंतजार कर रहा था। जब ब्रॉ पहुंचा तो फ्लिंट ने पीना बंद कर दिया और ब्रॉ से बात करने के लिए खड़ा हो गया। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद से सब कुछ ठीक चल रहा है। आपने कितने बैच बांटे हैं? ब्रॉ ने बैठते हुए पूछा। 3। हालांकि पहली बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे एक अलग टीम का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन उसके बाद फॉरेस्ट ने मुझे अभ्यास करने में मदद की, फ्लिंट ने कहा। ब्रॉ ने कहा, वह निश्चित रूप से अपनी उम्र में मुझसे बेहतर कर रहा है। शायद यह मेरी गलती है। किसी भी बच्चे को अपने माता पिता के बिना नहीं रहना चाहिए, फ्लिंट ने कहा। हाँ, उस बारे में, क्या तुमने माँ को फोन किया? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन वह दूसरे क्षेत्र में गई है, इसलिए वह कम से कम कुछ और महीनों तक वापस नहीं आएगी। ब्रॉ ने आह भरी और अपने पिता की ओर देखा। हे पिताजी, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फ्लिंट ने सिर हिलाया क्योंकि वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वह क्या कहने वाला है। तुम सामान्य घरेलू काम नहीं कर सकती और मुझे अपने पोकेमोन के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आखिरकार तुम्हारे पास रॉक टाइप पोकेमोन को प्रशिक्षित करने का मुझसे ज्यादा अनुभव है। हाँ, मुझे इसके लिए खेद है। मुझे जाने के बजाय यहाँ आकर आपको इनके बारे में सिखाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही। चलिए शुरू करते हैं। योजक चिन्ह। सेरुलियन शहर में पिज्जियोटो ने मिस्टी को छोड़ने के बाद वहीं रुकने का फैसला किया। मिस्टी ने अपने टूटे हुए जिम को देखा और आह भरी और अंदर चली गई। वहां उसकी बहनें समुद्र तट की कुर्सियों पर बैठी थीं। मिस्टी चुपके से उनके पीछे गई और उनके पीछे पहुंचकर बोली, अच्छा, मुझे लगता है कि तुम तीनों खूब मजे कर रही हो। मिस्टी ने जब उन्हें एक शैतानी मुस्कान दी तो बहनें पीछे मुड़कर उसे देखकर अपनी कुर्सियों से लगभग उछल पड़ी। मिस्टी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मुझे लगा था कि तुम उन दो लड़कों और उस लड़की के साथ यात्रा कर रही हो, डेजी ने घबराकर कहा। हाँ, मैं था, लेकिन हमने कुछ समय के लिए अलग होने का फैसला किया ताकि हम अपने परिवारों से मिल सकें। हालांकि ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जानबूझकर जिम को ठीक करने की कोशिश नहीं की है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही तर्कसंगत कारण है, लिली ने कहा। ओह, सच में? तो क्या आप मुझे इसका स्पष्टीकरण बता सकते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर तक पहुंच पाऊंगा। खैर, लगता है हमें अब साथ मिलकर शुरुआत करनी होगी। आखिर अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम जिम खो सकते हैं। मिस्टी ने डेजी और वायलट की कमीजों को कॉलर से पकड़कर उन्हें घसीटते हुए कहा। कुछ दिनों बाद चारों बहनें कुछ अन्य लोगों के साथ जिम पर काम कर रही थीं, जिन्हें जिम के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए नियुक्त किया गया था। डेजी, वायलट और लिली तभी राजी हुई जब उन्हें बताया गया कि वे जिम का पुनर्निर्माण कर सकती हैं, लेकिन फिर भी वे इससे खुश नहीं थीं। कामकाज का दिन समाप्त होने और बाकी सभी के घर चले जाने के बाद बहनें थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गईं। सच कहूं तो मुझे आश्चर्य है कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो लगभग यही उम्मीद थी कि आप में से कोई नाखून टूटने की शिकायत करेगा, मिस्टी ने हंसते हुए कहा। खैर, आपको सनसनीखेज बहनों को कम नहीं आंकना चाहिए, डेजी ने नाटकीय अंदाज में कहा। और इसके अलावा, हम एक हफ्ते से पेडिक्योर करवाने नहीं जा पाए हैं, जो कि हमारे सामान्य समय से लगभग 2 गुना है, लिली ने कहा। ओह, इससे मुझे याद आया, मिस्टी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, डेजी ने कहा। क्या, माँ और पिताजी वापस आ रहे हैं? क्या? हमने भी यही सोचा था, वायलट ने कहा। रुको, क्या पिताजी सेवानिवृत्ति से वापस आ रहे हैं, या वे बस कुछ समय के लिए यहाँ से गुजर रहे हैं? डेजी ने बस अपने कंधे उचका दिए और कहा, उन्होंने कुछ नहीं बताया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्हें पता है कि क्या हुआ था। अच्छा, वे यहाँ कब पहुँचेंगे? दीवार में बने छेद से एक पुरुष की आवाज आई, कौन कब आ रहा है? वे सब कांपते हुए उनकी ओर देखने लगे। दरवाजे पर काले बालों वाला एक सुंदर आदमी खड़ा था। उसका शरीर सुगठित लेकिन शक्तिशाली तैराक जैसा था और उसकी आंखें हरे रंग की थीं। उसने बटन वाली कमीज पहनी हुई थी। उसके बगल में नारंगी बालों वाली और आकर्षक कदकाठी की एक खूबसूरत महिला भी खड़ी थी। उसकी उम्र शायद 30 के आसपास थी, लेकिन वह देखने में 20 साल की लगती थी और उसकी नीली आंखें थीं। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमारे जाने के बाद क्या हुआ? ऐश हॉन्फ रहा था और घंटों के कठिन ट्रेनिंग के बाद शायद उसकी बांह अपनी जगह से हट गई थी। उसके पैरों ने जवाब दे दिया था, इसलिए वह फिलहाल घुटनों के बल बैठा था। सर्ज उसे देख रहा था। अरे बच्चे, क्या तुम वाकई में ब्रेक नहीं लेना चाहते? ऐश हॉन्फ रहा था जबकि सर्ज उसके शरीर पर बैठकर उसे कुरेद रहा था। फिर भी ऐश ने अपना हाथ उठाया और सर्ज को दूर धकेल दिया। कमजोरों पर दया करो, ऐश ने अपनी बांह को वापस अपनी जगह पर लाते हुए कहा और अपनी कमीज उतार दी। माउंट मून में जेसी, जेम्स और म्याउथ पिछली बार बीच में ही फंस गए थे और उन्हें वहां से निकलना पड़ा था। लेकिन फिलहाल वे रास्ता भटक गए थे। जेसी, क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि हम उस चट्टान को 3 बार पार कर चुके हैं, जेम्स ने कहा। चुप रहो जेम्स, मुझे नहीं लगता कि तुम इससे बेहतर कुछ कर पाओगे। वैसे भी मुझे पता है कि हम ठीक कहाँ हैं, जेसी ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, तुमने पिछली 3 बार यही कहा था, म्याउथ ने बुदबुदाते हुए कहा। ये क्या था? आपको बता दूं कि बाहर निकलने का रास्ता बस कोने के पास ही है। जेसी की बात अधूरी रह गई क्योंकि अचानक वे सभी एक गड्ढे में गिर गए जो गुफा के गहरे हिस्से की ओर जाता था और वे वहीं फंस गए। हमारी किस्मत ही खराब है, अब तो हम पक्का लेट हो जाएंगे। बॉस से हमारी बहुत डांट पड़ेगी, जेम्स ने आराम से खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा। क्या आप कॉफिन को हमारी मदद करने के लिए बाहर नहीं भेज सकते? बिल्कुल नहीं, ये जगह इतनी संकरी है कि कॉफिंग हिल भी नहीं पाएगा। अगर मैंने उसे बाहर जाने दिया तो वह हमारे साथ ही फंस जाएगा। तो फिर लगता है हम फंस गए, हमारी किस्मत ही ऐसी है, जेसी ने उस्लेव होकर कहा। तभी उसे कुछ सुनाई दिया। ऊपर देखते हुए उसने एक छोटे क्यूबोन को उनकी ओर नीचे देखते हुए देखा। बोन बोन। जेसी ने उम्मीद भरी निगाहों से कहा, हे, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैं आपको कुछ दे सकती हूँ, शायद कोई मिठाई या कुछ और। क्यूबोन ने नीचे की ओर देखा और गायब हो गया, और जेसी की विनती के बावजूद वह लगभग 10 मिनट के लिए गायब रहा। जब एक रस्सी नीचे आए और उसके सिर पर गिरी, जिससे पता चला कि वह छोटा बच्चा उनके लिए वापस आ गया था। कुछ मशक्कत के बाद वे बाहर निकलने में कामयाब हो गए और जेसी उस नन्ही बच्ची को गले लगा रही थी, जो एक लड़की निकली। जेसी ने क्यूबोन को नीचे रख दिया और चारों ओर देखा। अरे, क्या तुम अकेले हो? क्यूबोने ने अपनी हड्डी की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने म्याउथ की ओर देखा और वह सहज लग रहा था। चलिए बस इतना ही कह देते हैं कि वह नहीं है और बात यहीं खत्म करते हैं। जेसी ने छोटे क्यूबोन को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? तुम्हें पता है, मेरी माँ के पास भी एक मारोवैक था और मैंने उसे भी खो दिया था, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। जेसी ने मुस्कुराते हुए एक पोकेबॉल आगे बढ़ाते हुए कहा। क्यूबोने ने जेसी की ओर देखा और रोते हुए उसे गले लगाया, फिर अंदर जाने वाला बटन दबाया और दरवाजा बंद हो गया।
जब वह बाहर निकली तो उन्होंने उससे निकास के बारे में पूछा और वह उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाने लगी। योजक चिन्ह। सेरुलियन शहर में पिज्जियोटो जिम के ऊपर बैठा जम्हाई ले रहा था। जिम के अंदर चारों बहनें घुटनों के बल बैठी थीं, जबकि उनके माता पिता उनके सामने बैठे थे। टूटी हुई दीवार और उनके अधूरे बहाने के कारण उन्हें डांट पड़ी थी, और जाहिर है, उनके पिता काफी नाराज थे। वैसे, उनके पिता का नाम काई था, जो बहनों से पहले जिम लीडर थे, और उनकी मां का नाम मैरी गोल्ड था, जो पहली जलपरी थी। वे बचपन में मिले थे और फिर उन्होंने अपने दोनों पेशों को मिलाकर जिम और शो की शुरुआत की। लेकिन उन्होंने एक तरह से छद्म सेवानिवृत्ति ले ली, अगर इसे सेवानिवृत्ति कहा जा सकता है। वे किसी भी तरह से बूढ़े नहीं थे, लेकिन उन्हें जिम के कामों से परे अन्य जिम्मेदारियों को भी निभाना था। आखिरकार, उनके पास एक आलीशान घर और नौकरों के साथ एक पूरा निजी द्वीप था, इसलिए उन्होंने जिम को समय से पहले सौंप दिया, इस उम्मीद में कि वे इसे संभाल लेंगे। वे गलत थे, और इसका सबूत जिम की गिरती प्रतिष्ठा, दीवार में मौजूद छेद, और ये तथ्य कि मिस्टी ही एकमात्र ऐसी थी जो मेहनत कर रही थी, ये सभी बातें थीं। जवाब है हाँ। काय अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं तुम सबके साथ क्या करूं? क्या तुम्हें अंदाजा है कि पीआईए ने कितनी बार मुझसे संपर्क करके जिम की निंदा करने की कोशिश की है? प्यारे, तुम्हें उन्हें कठोर शब्दों से ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा, मैरीगोल्ड ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, फिर अचानक उनकी ओर धमकी भरे लहजे में मुड़ते हुए बोली, इसके अलावा, मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें बेहतर बनना सिखाना चाहिए, क्या तुम सहमत नहीं हो? काय ने अपनी पत्नी को स्नेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, कितना प्यारा विचार है मेरी जान, इसे पहले न करने की गलती वाकई मेरी ही थी। उसने ये बात अपने चेहरे पर शांत भाव लिए कही, भले ही वह अब क्या करने वाला था। चारों बहनों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और जब मिस्टी ने सलाह की उम्मीद में उनकी ओर देखा तो उसने डेजी, वायलट और लिली को दरवाजे की ओर भागते हुए देखा, लेकिन मैरीगोल्ड का गोलडक इंतजार कर रहा था और उसने दरवाजा बंद कर दिया। डेजी, वायलट और लिली ने अलग अलग निकास की ओर जाने की कोशिश की, तभी काई का टेंटाक्रुएल बाहर आया और मिस्टी समेत उन सभी को पकड़ लिया। रुको, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। मिस्टी आने वाले खतरे से बचने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि तुम अगले जिम लीडर बनने के बारे में सोचने के लिए भी बहुत कमजोर हो, इसलिए हम या तो तुम्हें मजबूत बना रहे हैं या तुम्हारे उस छोटे से डर को दूर कर रहे हैं, शायद दोनों ही। इसके बाद, चारों बहनों को उनके माता पिता के सीधे मार्गदर्शन में ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। प्यूटो में ब्रॉ सुबह अपने पोकेमोन को ट्रेनिंग देता था, शाम को अपने पिता से सीखता था, फिर रात में उन्हें घर के काम सिखाता था, और यही क्रम दोहराता रहता था। हालांकि जुबेट ने इस ट्रेनिंग से कुछ समय के लिए विराम ले लिया था क्योंकि यह उसके लिए बेकार साबित हो रहा था। इस बीच, फ्लिंट ने अपनी मूल टीम के साथ अपने राइडॉन को युद्ध ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया। उसके पास अन्य टीमें भी थीं, लेकिन राइडॉन उसका सबसे शक्तिशाली साथी था। ब्रॉ को राइडन के खिलाफ जीतने की उम्मीद रखने के लिए अपने 4 पोकेमोन का एक साथ इस्तेमाल करना होगा। दिन सामान्य रूप से बीत रहे थे, जब तक कि एक दिन राइडन का मुकाबला ग्रेवेलर, रायहॉर्न, काबुतो और ओनिक्स से नहीं हो गया। ब्रॉ तैयार हो जाओ, फ्लिंट ने रॉयडन को तैयार करते हुए कहा। चलो चलते हैं, ब्रॉ ने अपनी कमीज उतारते हुए और अपनी बाहों को मोड़ते हुए कहा, और उसके चारों पोकेमोन एक ही समय में बाहर निकल गए। राइडन ने पहली चाल चली और ग्रेवलर पर हॉर्न अटैक करते हुए तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ओनिक्स, उसे पकड़ो, ग्रेवलर हैमर आर्म से उसकी पीठ पर वार करो। ओनिक्स आगे बढ़ा और रॉयडन को जकड़ लिया और खुद को कसने लगा। इसी बीच ग्रेवलर ने मौका पाकर उसके पेट पर जोरदार प्रहार किया। लेकिन इससे रॉयडन की रफ्तार जरा भी धीमी नहीं हुई, बल्कि उसने एक जोरदार वार किया और ओनिक्स को उठाकर उसे उल्टा घुमा दिया, फिर उसे चाबुक की तरह इस्तेमाल करते हुए ग्रेवेलर की ओर फेंक दिया, जिससे दोनों चट्टानों से टकरा गए। रायहॉर्न, अपना सींग वाला हमला आजमाओ, काबुतो तैयार हो जाओ। रायहॉर्न बड़े राइडॉन पर हमला करने के लिए आगे दौड़ने लगा। लेकिन रॉयडन ने खुद को मार खाने देने का इरादा नहीं किया था, इसलिए उसने खुद को तैयार किया। तभी पीछे से 2 हाथों ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया और रायहॉर्न ने रॉयडन के पेट पर जोरदार प्रहार किया। अब, चट्टानों के पीछे छिपा काबुतो आखिरकार इतना करीब आ गया कि उसने रायडॉन पर बैंगनी रंग का कीचड़ फेंका, जो एक विषैले पदार्थ से टकराया। जहर लगने के बाद राइडन गुस्से से पागल हो गया, इसलिए उसने पीछे से ग्रेवलर को पकड़ा और उसे काबुतो पर फेंक दिया, फिर उन दोनों पर बुलडोज हमला किया। ग्रेवलर को सबसे ज्यादा चोट लगी, जबकि काबुतो बुलडोज के नीचे से निकलकर खड़ा हो गया। इसी बीच, रॉयडन उसे सांस लेने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ा और काबुतो पर हमला करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई, तभी काबुतो चमकने और बढ़ने लगा। जब रोशनी थम गई, तो रॉयडन की बांह को 2 दरांती ने पकड़ रखा था। दरांती कहां से आई, ये देखने पर काबुटोप्स दिखाई दिया। काबुटोप्स ने बिना आदेश दिए ही तुरंत उसकी बांह के नीचे से छलांग लगाई और राइडॉन की पीठ पर एक वाकट से हमला किया, जिससे वास्तव में उसे काफी नुकसान पहुंचा। राइडन जवाबी हमला करने ही वाला था कि अचानक एक आवाज आई, ओनिक्स। अब ओनिक्स पीछे से आया, उसका सिर चांदी की तरह चमक रहा था, और उसने राइडन को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह पीछे हट गया। फिर रायहॉर्न ने अपनी तरफ से तेजी से हमला किया और रायहॉर्न पर ड्रिल रन से वार करते हुए दबाव बनाया।
इससे पहले कि रायहॉन कुछ समझ पाता, रेवेलर उठ खड़ा हुआ और उसने अपने जिम ब्रो से सीखा हुआ दांव, आइस पंच, इस्तेमाल किया। राइडन को काफी नुकसान हो रहा था और जहर के ढेर के कारण वह लगभग मरने की कगार पर था और वह चारों तरफ से घिरा हुआ था, इसलिए उसने खुद को रोकना बंद कर दिया और भूकंप से उसे खत्म कर दिया और लगभग 1 सेकंड बाद वह जहर से मर गया। ब्रॉ ने आह भरी, इतने करीब आकर हम लगभग जीत ही गए थे। लेकिन तुम ठीक हो रहे हो और तुमने कबूटॉप्स को पकड़ लिया है, फ्लिंट ने रायहॉन को वापस भेजने से पहले एक विषनाशक का इस्तेमाल करते हुए कहा। हाँ, हम सुधार कर रहे हैं और बिल्कुल सही समय पर। मुझे वापस लौटने से पहले बस कुछ ही दिन बचे हैं। फ्लिंट मुस्कुराया, हाँ, लेकिन अब दोपहर के भोजन का समय हो गया है और मुझे लगता है कि मैं भी बेहतर हो रहा हूँ। ब्रॉ हंसते हुए बोला, हाँ, कम से कम अब ये खाने लायक तो है। योजक चिन्ह। येलो इस समय विल्टन के बटरफ्री से अपने सभी पोकेमोन के साथ लड़ रही थी। ये पहली बार नहीं था जब वह उससे लड़ रही थी, लेकिन वह हर बार हार जाती थी। विल्टन के साथ ट्रेनिंग के दौरान उसके पोकेमोन निश्चित रूप से मजबूत होते गए। किट्टी भी बटरफ्री में बदल गई, लेकिन ये दृश्य स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया, इसलिए किसी को इसकी परवाह नहीं है। येलो हमेशा दूसरों को अपनाते हुए अलग अलग तरीके आजमाती रहती थी क्योंकि उसका खुद का कोई लड़ने का तरीका नहीं था, इसलिए अक्सर उसके पोकेमोन उलझन में पड़ जाते थे। बाद में वह उन्हें ठीक करती और उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करती कि उन्हें उस तरह से लड़ने में कैसा लग रहा है। लगातार चल रही लड़ाइयों के बाद ये लड़ाई हुई, जो शायद ब्रॉ को लेने वापस जाने से पहले उसकी आखिरी लड़ाई होगी। वहीं जंगल में पोकेमोन को अपना दबदबा दिखाने के बाद फियरो सीना फुलाकर वापस लौटा। पिछली रात येलो अपने पोकेमोन से बात कर रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि हम जीत सकते हैं? उसके किसी भी पोकेमोन ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लगातार हारने के बाद आखिरकार थकान तो हो ही जाती है। येलो को अपराध बोध हो रहा था क्योंकि वह जानती थी कि उनकी हार का मुख्य कारण ये था कि वह लगातार ऐसी अलग अलग रणनीतियां अपना रही थी जिन्हें उसने पहले कभी नहीं आजमाया था। विल्टन ने खुद उसे कई अलग अलग रणनीतियों को आजमाने के बजाय एक ही शैली पर टिके रहने की सलाह दी थी। सबकी नकल करने की कोशिश करना मेरी गलती है, तो चलिए सारी रणनीति भूल जाते हैं, हम सब अपनी मर्जी से लड़ते हैं और मजे करते हैं, येलो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके सभी पोकेमोन ने उसकी ओर देखा और फिर एक साथ जयकार की। इसी बीच नीचे से विल्टन ने येलो को बात करते हुए सुना और मुस्कुराया। अगली सुबह बटरफ्री और डोडी, रेट्टी, किट्टी और गेगे के बीच अंतिम मुकाबला शुरू हुआ। बटरफ्री, गस्ट, सब लोग। बटरफ्री आगे की ओर उड़ा और अपने पंखों को एक जोरदार फड़फड़ाहट से फड़फड़ाया, जिससे हवा की धाराएं सब की ओर फैल गईं। सब लोग इधर उधर भागो, रेट्टी जल्दी हमला करो। रेट्टी द रेटेटा तेजी से दौड़ा और आगे की ओर कूदकर बटरफ्री पर चढ़ गया, जिससे वह थोड़ा नीचे गिर गया। गेगे, डोडी अभी। गेगे, जियोड्यूड और डोडी डोडुओ दोनों तेजी से आगे बढ़े। गेगे ने रोल आउट का इस्तेमाल करते हुए खुद को उछाला, वहीं डोडी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया ताकि अगर वह बचने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। विल्टन मुस्कुराया, बटरफ्री, चलो साइबीम, इसे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। बटरफ्री से बैंगनी ऊर्जा निकली जिसने डोडुओ को पकड़ लिया और उसे गेगे के रास्ते में धकेल दिया, फिर उसने पलटी मारी और रेट्टी को अपनी पीठ से नीचे फेंक दिया। क्या तुम सब ठीक हो? येलो ने चीखते हुए कहा, जबकि वे सब कमजोरी से उठ खड़े हुए और किटी कुछ तैयारी कर रही थी। चलो येलो, याद रखो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, विल्टन ने कहा, जिससे येलो ने उसकी तरफ देखा। उसने इसके पीछे का कारण सोचा। शुरू में तो वह बस अपने दोस्तों के पीछे पीछे घूम रही थी, समय बिता रही थी। फिर उसने अपने पोकेमोन को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया क्योंकि वे यही चाहते थे। लेकिन वह खुद क्या चाहती थी? यह एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। वह हमेशा दूसरों की मदद करके खुश रहती थी, लेकिन वापस आने के बाद से वह अपने चाचा को हराने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों? क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था। वे हमेशा उसके लिए एक रहस्य थे, कोई उनके बारे में बात नहीं करता था और जब भी उनका जिक्र होता तो हर कोई येलो को उस लेव नजरों से देखता था। वह बस सच जानना चाहती थी। अचानक येलो की आंखों की पुतली एक पल के लिए चमक उठी क्योंकि उसके पोकेमोन अचानक ठीक होने लगे और मजबूत होने लगे। उसकी क्षमता तब सक्रिय हो गई जब वह गंभीर हो गई और वह अस्थायी रूप से अपने पोकेमोन का स्तर बढ़ा सकती थी। डोडी ने ड्रिल चोंच से हमला किया, रेट्टी ने डोडी को बचाया। डोडी ऊंची छलांग लगाकर बटरफ्री पर झपट्टा मारा। बटरफ्री उसे एक और मानसिक चाल से रोकने ही वाला था कि तभी रेट्टी प्रकट हुआ और उसके पंखों को काटकर कूद गया और डोडी ने बटरफ्री को पकड़ लिया। गेगे, अब तुम्हारी बारी है। गेगे ने जमीन से मिट्टी और पत्थर उठाए और फेंके, फिर आगे की ओर लुढ़क गया। बटरफ्री, विल्टन ने पुकारा, जैसे ही बटरफ्री ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक बवंडर खड़ा कर दिया जिससे मलबा हट गया। लेकिन ये केवल गेगे के लिए ध्यान भटकाने का एक मौका था ताकि वह पीछे से आकर बटरफ्री को पकड़ सके। बटरफ्री ने ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन अतिरिक्त दबाव के कारण यह मुश्किल हो गया और स्टेटस तब और भी कठिन हो गई जब गेगे चमकने लगा और उसके दो अतिरिक्त हाथ जमीन पर चिपक गए, जिससे बटरफ्री का भागना रुक गया। गेगे विकसित होकर ग्रेवी बन गया। आखिरकार, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया।
इसके बाद रेट्टी आगे दौड़ा और हाइपरफैंग से स्थिर तितली पर कूद पड़ा, लेकिन बटरफ्री ने एक स्टन स्पो थूक दिया, इस उम्मीद में कि इससे चूहा रुक जाएगा। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही बीजाणु उस पर गिरा, वह भाप छोड़ने लगा और लाल रंग से चमकने लगा, जिससे उसकी हिम्मत सक्रिय हो गई। जैसे ही उसने खुद को उछाला, वह भी चमकने लगा और उस रोशनी से एक बड़ा गोल पीला नारंगी भूरा चूहा निकला जिसने तितली को काट लिया और उसे काफी नुकसान पहुंचाया। बटरफ्री बड़ी मुश्किल से उठ पाया, लेकिन जितनी ऊर्जा उसमें बची थी, उससे वह ग्रेवी की बाहों से निकलकर ऊपर उड़ गया और आखिरी हमले की तैयारी करने लगा। अचानक उसके हाथ और पंख एक जाले में फंस गए और पीछे से किट्टी उन्हें पकड़े हुए थी, बदला लेने के लिए तैयार। उसने अपने अच्छे दोस्त वीडल, जो अब बीडल बन चुका था, की एक चाल का इस्तेमाल किया। वेब अचानक चमकने लगा और बटरफ्री को लगभग 4 सेकंड तक झटका लगा और अंत में बटरफ्री बेहोश हो गया। येलो एक पल के लिए अविश्वास से वहीं खड़ी रही, फिर खुशी से झूम उठी और अपने पोकेमोन पर कूद पड़ी, जो उसके साथ मिलकर खुशी मना रहे थे। विल्टन मुस्कुराया, बटरफ्री को वापस लौटाया और येलो के पास जाकर बोला, बधाई हो, तुम जीत गए। मैंने जो कहा था वो सच था। मैं तुम्हें अपने ज्ञान का कुछ अंश बताता हूँ। मिस्टी पिज्जियोटो के ऊपर उड़ती हुई उस मीटिंग पॉइंट की ओर वापस जा रही थी जिस पर वे सब सहमत हुए थे। वह इस समय अपने पोकेबॉल्स को देख रही थी। उसके पास 4 पोकेबॉल्स थे, जिनमें से अब 3 बचे थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही उसके असली थे। उसने उस दिन के बारे में सोचा जब उसने उन्हें आपस में बदला था। फ्लैशबैक नो जुत्सु। उनके माता पिता के लौटने के बाद कुछ ही दिन बीते थे। उस ट्रेनिंग के दौरान वे सभी अपने पिता की निगरानी में एक साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। अगर वे ढिलाई करने लगते तो उन्हें उनके ग्याराडोस से अच्छा खासा डर लग जाता। मिस्टी सबसे ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि जब वह छोटी थी तो एक बार वह इस ग्याराडोस के मुंह में घुस गई थी। हालांकि वह सबको बताती है कि वह लगभग निगल ही गई थी। काई का ग्याराडोस बहुत प्यारा है। वह कभी भी उनमें से किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, लेकिन जब तक उसे यह बात समझ आई तब तक नुकसान हो चुका था। यह इतना बुरा था कि उसने मैजिकार्प के पास जाने से भी इनकार कर दिया, जिससे ऐश के साथ ट्रेनिंग कभी कभी अजीब हो जाता था। हालांकि वह उनसे खुलकर नफरत नहीं करती थी, फिर भी वह कीड़ों से ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन ट्रेनिंग समाप्त होने के एक दिन बाद मिस्टी पानी के किनारे बैठी थी और अपने पोकेमोन को आराम करने के लिए बाहर निकाल रही थी। तभी पानी से एक मैजिकार्प उसके पास आया, मानो उसे पहचान गया हो। मिस्टी जानती थी कि यह कौन सा मैजिकार्प है, ये वही था जो उसे दिया गया था। वह इसे एक शक्तिशाली ग्याराडोस बनाना चाहती थी, लेकिन अब वह उसे एक जटिल भाव से देख रही थी। मिस्टी ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हमेशा वापस आ जाती थी। तुम्हें पता है तुम्हारा ये बेवजह का डर किसी काम का नहीं है। मिस्टी के पीछे से एक आवाज आई। पीछे मुड़कर देखने पर उसने अपनी मां मैरीगोल्ड को देखा। मुझे पता है, एक जल प्रकार के ट्रेनर के रूप में मुझे जल पोकेमोन से डरना नहीं चाहिए, मिस्टी ने मैजिकार्प की ओर देखते हुए कहा। मैं कीड़ों के प्रति आपके डर के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी एक समस्या है, मैरीगोल्ड ने थोड़ा हंसते हुए कहा। मिस्टी की आंख थोड़ी फड़क उठी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मिस्टी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हें एहसास हो गया था कि यह तुम्हारी गलती थी और ग्याराडोस तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। उसने तुमसे माफी भी मांगी थी, फिर भी तुम उनसे डरती हो। तुम तो उस मैजिकार्प को भी प्रशिक्षित करने से इनकार कर रही हो जिसे हमने तुम्हारे लिए पाला था। मिस्टी ने अपने चारों ओर तैरते हुए मैजिकार्प को देखा। मुझे पता है, लेकिन मैरीगोल्ड ने मिस्टी के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, कोई किंतु परंतु नहीं, हमें हस्तक्षेप करना होगा। तुम अपने इस डर के साथ एक अच्छी जल ट्रेनर बनने की उम्मीद नहीं कर सकती। मिस्टी को उसकी मां जबरदस्ती सबसे मिलवाने के लिए ले गई और उसने अपना थेरेपी सेशन पूरा किया। मिस्टी के दोबारा जाने से पहले का आखिरी दिन आ गया। वहां रहते हुए उसने सील और स्टारयू को जिम में ही रहने दिया क्योंकि उसके बाकी पोकेमोन के साथ उन दोनों का रहना थोड़ा अनावश्यक लग रहा था। कई बार कोशिश करने और कुछ ट्रेनिंग के बाद मिस्टी ने एक नया पोकेबॉल पकड़ा। वैसे तो नया इसलिए क्योंकि बॉल पुरानी थी, लेकिन फिर भी नया था क्योंकि उसमें एक अलग पोकेमोन था। जब मिस्टी पिज्जियोटो पर चढ़ने ही वाली थी, तभी मैरीगोल्ड सबसे पहले उसके पास पहुंची और अपनी बेटी को गले लगाकर उसे प्यार से सहलाने लगी। कितनी बुरी बात है, तुम्हारी माँ अभी अभी लौटी है और तुम बस फिर से जाने के बारे में सोच रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये देखकर सभी को थोड़ी घबराहट हुई क्योंकि यह बहुत आम बात थी। माँ शांत हो जाओ, वैसे भी तुम यहाँ ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं थी। काय आगे बढ़ा और अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे थोड़ा पीछे खींचते हुए बोला, चलो जान, तुम जानती हो कि वह सही कह रही है। हम तो बस एक और हफ्ता रुकने वाले थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डेजी, वायलेट और लिली अकेले रहने के लिए कुछ हद तक तैयार हो जाएं। मैरीगोल्ड ने मुंह बनाया, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया जो वह करना चाहती थी और उसने एक लंबी जैकेट निकाली और मिस्टी को देते हुए कहा, अब ठंड बढ़ने वाली है, इसलिए ये जैकेट ले लो। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरे पास तुम्हारी उम्र में थी। जिस जैकेट की बात हो रही है वह सफेद रंग की थी और हुडी जैसी दिखती थी। असल में वह 2 साइज बड़ी थी, इसलिए जब उसने उसे पहना तो उसकी उंगलियां मुश्किल से दिखाई दे रही थीं और वह उसके शॉर्ट्स तक पहुंच रही थी। ठीक है, तो कैलेंडर और जापान के मौसमों को देखते हुए हम अगस्त के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जो गर्मियों का अंत होगा, यानी पतझड़ का मौसम आने वाला है।
मिस्टी ने अपने परिवार की ओर देखा और इस पूरे अनुभव के बारे में सोचते हुए अपने माता पिता को गले लगाया। हमने आपको बहुत याद किया, चिंता मत करो, मैं सुरक्षित रहूंगी। आखिर अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती तो मैं अपनी असहाय बहनों से जिम का जिम कैसे संभाल पाऊंगी। मिस्टी ने आखिरी बात कहते कहते लगभग बेहोश होने की हालत में पहुंच गई। डेजी, वायलट और लिली नाराज दिखीं। ठीक है, आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। मिस्टी खिलखिलाकर हंसी और चिड़िया पर कूद गई और अपने परिवार की ओर मुड़कर देखा और एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जैसे ही उन्होंने भी एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। फ्लैशबैक समाप्त। योजक चिन्ह। फेरो उड़ रहा था। येलो ने पहले ही प्यूटर से ब्रॉ को उठा लिया था और वे वापस जा रहे थे। ब्रॉ येलो से हल्की फुल्की बातें कर रहा था, लेकिन येलो सोच में डूबी हुई थी कि विल्टन ने जाने से पहले उससे क्या कहा था। फ्लैशबैक नो जुत्सु भाग 2। आपके माता पिता दोनों ही प्रसिद्ध शोधकर्ता थे, वे कभी भी एक क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक नहीं रुकते थे। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जन्म के बाद बसने की कोशिश की, लेकिन पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती, इसलिए उन्होंने एक आखिरी बड़े साहसिक टास्क पर जाने का समझौता किया। उन्होंने तुम्हें मेरे पास छोड़ दिया क्योंकि जिस जगह वे जा रहे थे, उसे अनजाना इलाका माना जाता था। जहां तक मुझे पता है, उनके साथ एक अभियान दल गया था, लेकिन उनमें से आधे कभी वापस नहीं लौटे। जो लौटे, उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात एक पोकेमोन से हुई थी, लेकिन उनकी कहानियां आपस में मेल नहीं खाती थीं। कुछ ने कहा कि वह एक पक्षी पोकेमोन था, कुछ ने कहा कि वह एक ड्रैगन था, कुछ ने कहा कि एक पोकेमोन था और कुछ ने कहा कि दो थे, यहां तक कि एक ने तो उन्हें पौराणिक पोकेमोन भी कहा। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि वे चारों ओर उड़ गए थे। विल्टन के बोलते रहने पर येलो चुप रही। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अभियान दल के कुछ सदस्य फिर से सामने आए हैं, लेकिन आपके माता पिता नहीं आए हैं, हालांकि हम जानते हैं कि कम से कम आपकी माँ जीवित हैं। विल्टन ने घर के अंदर एक डेस्क से एक पुराना सा दिखने वाला नोट निकाला, जिस पर लिखा था, विल्टन, शायद तुम्हें मेरा ये पत्र देखकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ठीक हूँ। हालांकि मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ, हम दो पोकेमोन की वजह से अलग हो गए। सच कहूँ तो मुझे ठीक से पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं बटरफ्री को उसके साथ भेज रही हूँ। कृपया उसका ख्याल रखना क्योंकि उसे चोट लग सकती है, क्योंकि लगता है कि आसपास तूफान आ रहा है। येलो का भी ख्याल रखना और उसे तब तक मत बताना जब तक वह तुम्हें हरा न दे। तुम्हारी बड़ी बहन बैककोड 3। येलो चुपचाप पत्र को देखती रही, फिर बोली, क्या बस इतना ही है? क्या आपको इसके अलावा कुछ और नहीं पता? विल्टन मुस्कुराई, मुझे और भी बहुत कुछ पता है, लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम मेरे बाकी पोकेमोन को कब हरा पाओगे? विल्टन ने अपने थके हुए पोकेमोन की ओर इशारा करते हुए कहा। खैर, काफी देर हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए, कल तुम्हें लंबी यात्रा करनी है, विल्टन ने जाते हुए कहा। येलो भी उसकी कही बातों के बारे में सोचते हुए सोने चली गई। हालांकि आधी रात को जब येलो और उसके पोकेमोन सो रहे थे, विल्टन चुपके से उसके कमरे में घुस गया और उसकी पुआल की टोपी ले गया। वह रसोई में गया और एक डिब्बा और एक सिलाई किट निकाली। डिब्बे से उसने वह चीज निकाली जो पत्र के साथ आई थी और एक अलग नोट भी निकाला जिस पर लिखा था, पीएस, जब येलो को पता चलेगा और वह उसे बिना बताए ये चीजें दे देगा। उसने डिब्बे से 2 पंख निकाले, इंद्रधनुषी पंख और चांदी का पंख। उसने उन्हें उसकी टोपी के अंदर रख दिया और फिर उसे उसके कमरे में वापस रख दिया, और किसी को कुछ पता नहीं चला। अगले दिन फेरो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और विल्टन एक भावपूर्ण भाषण देने ही वाला था कि अचानक। फ्लैशबैक समाप्त। ब्रॉ ने खोए हुए येलो को कोहनी मारी और कहा, येलो, तुम वहां हो? येलो, हेलो। येलो अपनी सोच से बाहर निकली और बोली, हाँ, तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि हम शायद कुछ ही मिनटों में उतरने वाले हैं, मुझे यहाँ से वर्मिलियन दिखाई दे रहा है, ब्रॉ ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह हाँ, मुझे आश्चर्य है कि ऐश क्या कर रहा होगा। ऐश के साथ। ऐश का बायां हाथ प्लास्टर में था और वह पोलिवल के ऊपर बैठकर पुशअप्स कर रहा था। तो बस एक दिन और फिर क्रूज शुरू हो जाएगा, है ना बूढ़े आदमी? सर्ज माचोक के ऊपर बैठा था और माचोक पुशअप्स कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उस नाम से बुलाना बंद करो, मैं तो सिर्फ 38 साल का हूँ। और मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी माँ से 10 साल बड़े हो, फिर भी हम यहाँ हैं। वैसे भी, मेरी आधी पसलियां पहले से ही टूटी हुई हैं, इसलिए तुम मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐश ने मुस्कुराते हुए कहा। जो भी हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। बच्चे, तुमने मुझसे दुगनी उम्र में भी जितनी प्रस्पीड की है, उससे कहीं अधिक प्रस्पीड की है। अगर तुम युद्ध में मेरे साथ शामिल होते तो तुम तेजी से पदोन्नति पाते। हालांकि इस पूरे अनुभव ने उसे सर्ज को बीच से तोड़ देने का मन करा दिया था, फिर भी यह काफी फायदेमंद रहा। उसने असल में लड़ना सीखा, उसके पोकेमोन को एक अधिक अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में अच्छा ट्रेनिंग मिला, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे आखिरकार 6 पैक एब्स मिल गए। फिर भी वह सर्ज की बांह तोड़ना चाहता है। खैर, बच्चे, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, मुझे तुम्हें और कुछ खास सिखाना नहीं है। मुझे लगता है कि तुम अपने पोकेमोन को ट्रेनिंग देना जारी रख सकते हो,
लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा पिकाचू बेहोश है। सर्ज ने कमरे के उस कोने की ओर इशारा करते हुए कहा जहां राइचू पिकाचू को छेड़ रहा था और पिकाचू खुद ढीले तारों की तरह चिंगारियां छोड़ रहा था। शायद मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे भी क्रूज से पहले मैं ये प्लास्टर हटा पाऊंगा। सच कहूं तो मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें पोकेमोन और इंसानों के साथ व्यवहार करने दोनों का ज्ञान है। जॉयस के अलावा ज्यादातर लोगों को इनमें से एक का भी ज्ञान नहीं होता। युद्ध के समय तुम बहुत काम आते, काश ऐसा होता। सर्ज अपने अतीत में खोया रहा। ऐश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बाहर चला गया और अपनी मौजूदा प्रस्पीड के बारे में सोचने लगा। फिलहाल उसने जो नए बेर लगाए थे वे अच्छे से बढ़ रहे हैं और लगभग एक हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। साथ ही चून की चारिजार्ड एक चारिजार्ड है, इसलिए उसने आखिरकार पैलेट में मिली अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करके बहुत उच्च गुणवत्ता वाले पोकेब्लॉक्स बनाना शुरू कर दिया है। सच कहूं तो वह अपने सभी पोकेमोन को उच्च गुणवत्ता वाली चीजें ही देता, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो ये किसी बच्चे को शब्दकोश से वर्णमाला सिखाने जैसा होता। तकनीकी रूप से यह संभव है, लेकिन समय के साथ पोकेब्लॉक्स का प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन उनके इस्तेमाल से चारिजार्ड बेहद तेजी से ताकतवर हो रहा है। वह शायद एरिका को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हरा सकता है। उसे लगता है कि एरिका उससे अलग कैसे है, ये वह ठीक से नहीं जानता। खैर, वहां रहने के दौरान उसकी मुलाकात फिर से क्लोई से हुई और उसने कुछ समय उसके साथ बिताया, हालचाल पूछा और उसे चिढ़ाया, और उसने किसी लड़की के साथ वह सबसे बेहतरीन काम किया जो कोई लड़का कर सकता है, यानी उसकी मां के साथ समय बिताना। लेकिन उसे अपना स्थान बदलना पड़ा क्योंकि उसे लगभग गोह की समस्या का समाधान करना था। फिर गेंगर ने दोबारा अपनी हरकतें करने की कोशिश की, इसलिए वह उससे भाग गया। ऐश ने आह भरी और समुद्र तट पर बैठ गई और अब्रा की ओर देखते हुए पूछा, क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? ओमेगा अब्रा ने अपनी मेहनत के लिए प्रशंसा पाने की चाह में सिर हिलाया, इसलिए ऐश ने उसे चिप्स का एक पैकेट दे दिया। वह बैठ गया और ऊपर देखने लगा, तभी संयोगवश उसके दोनों पक्षी एक ही समय पर आकाश में प्रकट हो गए। जब उन्होंने एक दूसरे को और ऐश को देखा तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और पलकें झपकाईं, और सभी जानते थे कि पलक झपकाना ही लड़ाई का संकेत है, इसलिए वे यात्रियों की चीखों को अनसुना करते हुए ऐश तक सबसे पहले पहुंचने की कोशिश में झपटे। फेरो बड़ी मुश्किल से जीत हासिल करने में कामयाब रहा और उसने पिज्जियोटो को चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा, वहीं उसके दोस्त शायद सदमे में थे। ऐश उनके पास चलकर गया और बोला, वाह 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 वाह, देखो तो सही, आखिरकार कौन आ ही गया। उन्हें आखिरकार बिना गिरे उतरने में थोड़ा समय लगा। ब्रॉ ऐश का अभिवादन करने ही वाला था कि उसने ऐश को अपने कपड़ों के नीचे प्लास्टर और पट्टी बांधे देखा। क्या तुम ठीक हो? तुमने पूरे शरीर पर पट्टियां क्यों बांधी हैं? मजाक मत करो, सब खत्म नहीं हुआ है। ऐश ने अपनी कमीज उठाकर अपनी छाती दिखाई जिस पर कुछ चोट के निशान थे। मैं यहाँ ठीक हूँ, बस मेरी आधी पसलियां टूट गई हैं। अरे बाप रे, क्या हो गया? ऐश मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं हुआ। ऐश उस होटल की ओर जा रहा था जहां वह पिछले कुछ दिनों से ठहरा हुआ था। वह होटल विशेष रूप से सर्च के स्वामित्व वाले होटलों में से एक था, जिसका शहर में आश्चर्यजनक रूप से एकाधिकार था, इसलिए उसे एक कमरा मुफ्त में दिया गया था। चलते समय उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे हाथ में प्लास्टर लगा है? कुछ नहीं हुआ, तुम तो मम्मी की तरह पट्टियों से लिपटे हुए हो। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा पेट चोट के निशानों से भरा हुआ है। देखो, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब हम यहाँ एक कमरा ले लेते हैं। सर्ज मेरे रहने सहने का ज्यादातर खर्च उठा रहा है, इसलिए तुम लोग भी एक कमरा ले लो। ऐश ने जिम के पास एक होटल कॉम्प्लेक्स में जाते हुए कहा। अंदर जाते ही एक रिसेप्शनिस्ट ने उनका स्वागत किया। जब उसने उसकी पट्टियां देखी तो आह भरते हुए बोली, क्या ये सर्जरी से संबंधित है? ये सर्ज से संबंधित था। रिसेप्शनिस्ट लड़की ने आह भरी, खैर, हमेशा की तरह सब कुछ हमारी तरफ से है, और मैं देख रही हूँ कि आपके कुछ दोस्त हैं। क्या मैं उनके लिए कुछ कमरे तैयार कर दूं? लेकिन जैसे ही ऐश ने पीछे मुड़कर सबसे बात करने के लिए देखा, ब्रॉ का केवल एक टिमटिमाती हुई आकृति ही दिखाई दी, और फिर पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि ब्रॉ पहले से ही रिसेप्शनिस्ट के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। मुझे सिर्फ एक कमरा चाहिए। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, ऐश और मिस्टी ने उसका मुंह ढक दिया और उसे पीछे खींच लिया। ब्रॉ, सुनो, क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो? तुम छेड़छाड़ और उत्पीड़न के बीच की पतली रेखा पर नाच रहे हो, बस थोड़ा सा। मैं तुम्हारी जमानत के लिए पैसे नहीं देना चाहता, ऐश ने उससे कहा जबकि मिस्टी उसे पकड़े हुए थी। ऐश ने रिसेप्शन की ओर मुड़कर कहा, हाँ, सबके लिए एक कमरा है। मैं ब्रॉ को अपने कमरे के बगल वाले कमरे में ले जाऊंगी। लड़कियां अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन सकती हैं, ठीक है? इससे पहले कि कोई कुछ कहता, ऐश ने ब्रॉ को पकड़ा और उसे घसीटकर दूर ले गया। सबने उनकी तरफ देखा, फिर रिसेप्शनिस्ट ने मिस्टी और येलो को उनके कमरों तक पहुंचा दिया। रात और अगला दिन बिना किसी खास घटना के बीत गया। उन्होंने बस अपने किए गए कामों के बारे में बातें की। ब्रॉ ने अपने सारे राज खोल दिए। येलो ने समूह को अपने चाचा के साथ ट्रेनिंग के अपने अनुभव के बारे में बताया। मिस्टी ने अपने माता पिता के वापस आने और उसे ट्रेनिंग देने के बारे में बताया, और ऐश ने अपनी छोटी यात्रा के बारे में बात की और अपने पक्षियों को देखा। योजक चिन्ह फेरो एम प्रकृति
अधिक जोड़ अटैक, स्पेशल अटैक। अल्फा उत्परिवर्तन स्पे और अख में स्थायी रूप से जोड़ 1 की वृद्धि प्राप्त करें। पेडेगोटो एम प्रकृति जॉलीक जोड़ स्पे योजक चिन्ह डॉट। जाहिर है उन्होंने ब्रॉ को छोड़कर बाकी सब बातों को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने नन्हे चारमंडर के बारे में जरूर पूछा। ऐश मुस्कुराया और अपनी उंगली मुंह पर रखते हुए बोला, शायद जब हम एसएसएनई पर पहुंचेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। उसी क्षण उन्होंने आखिरकार उसकी उंगली पर नई अंगूठी देखी। अरे ऐश, ये अंगूठी किस लिए है? ओह हाँ, मैं इसके बारे में भूल ही गया था। चलो मान लेते हैं कि यह एक उपहार था। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन चलो कम से कम ये देखने में अच्छा लगता है, ऐश ने हंसते हुए कहा। वह स्पष्टीकरण उन्हें काफी संतोषजनक लगा, इसलिए उन्होंने उस बात को छोड़ दिया और क्रूज का दिन आ गया। वे जहाज के सामने खड़े थे। ऐश प्लास्टर उतार सकता था, लेकिन उसने नाटकीय प्रभाव के लिए उसे पहने रखा। सर्ज भी उनके साथ जहाज पर चल रही थी और सभी लोग विशाल जहाज को देख रहे थे, सिवाय ब्रॉ के जो सभी लड़कियों को देख रहा था। ऐश बगल में देख रहा था। उसने जेसी और जेम्स को स्कूली छात्राओं के वेश में टिकट बांटते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने कुछ लड़कियों को नाविकों की पोशाक में देखा, जिन्हें संभवतः कुछ टिकट बांटने के लिए काम पर रखा गया था। जहां तक वह समझ पाया, वे टीम रॉकेट के साथ नहीं थी, बल्कि संभवतः लीग द्वारा जहाज को और अधिक लोगों से भरने के लिए काम पर रखी गई थी। वे लगभग 7 बजे जहाज पर चढ़ गए। वे जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि जहाज 2 घंटे बाद 9 बजे रवाना होने वाला था, इसलिए उन्हें कमरे चुनने का पहला मौका मिला। शुक्र है कि उन्हें बंक बेड पर नहीं सोना पड़ा और उन्होंने जो कमरा चुना वह बड़े कमरों में से एक था। अगर वे चाहते जरूरत होती तो वे सभी आसानी से बिस्तर पर सो सकते थे। शुक्र है कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। कुछ भी कहने से पहले सर्ज ने उन सबको एक तरफ खींच लिया और कहा, ठीक है, मैं कुछ तैयारियां करने जा रहा हूं। आप लोग जो चाहें कर सकते हैं। वैसे यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कपड़े बदल सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर सर्ज उन्हें सोचने के लिए छोड़कर चला गया। ऐश ने आह भरी और सबकी तरफ देखते हुए कहा, ईमानदारी से बताओ, क्या तुम में से कोई ऐसी कोई चीज लाया है जिसे शानदार कहा जा सके? मिस्टी हाथ उठाने ही वाली थी कि बोली, शानदार स्विमसूट इसमें शामिल नहीं है। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो ऐश ने फिर आह भरी, अगली बार जब तुम लोग खरीदारी करने जाओगे तो मैं तुम लोगों के लिए एक जोड़ी से ज्यादा कपड़े खरीदूंगा, लेकिन चलो चलो आसपास देखते हैं, ये सबसे मशहूर जहाज है। येलो सबसे ज्यादा उत्साहित लग रही थी, हालांकि जहाज अभी चल नहीं रहा था। मुझे आश्चर्य है कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। मैं पहले कभी क्रूज पर नहीं गई, मैंने पहले शायद ही कभी नावें देखी हों। ब्रॉ भी उतना ही उत्साहित था, जहाज की वजह से नहीं, बल्कि अजीबोगरीब कपड़े पहने खूबसूरत महिलाओं की वजह से। मिस्टी ऐश के पास से गुजरते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। मुझे ब्रॉ पर विश्वास नहीं हो रहा, वह कभी शांत नहीं हो पाता। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि सबसे छोटी कौन है। येलो तो समझ में आती है, लेकिन फिर भी शायद उसे इतना ज्यादा चंचल नहीं होना चाहिए। ऐश उसके करीब झुककर उसके कान में फुसफुसाया, मैंने सुना है कि एलिट 4 की लोरेली आ रही है। इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाता, लोरेली शब्द सुनते ही लोरेली ने येलो की तरह ऐसे व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे वे कभी बाहर गए ही न हों। ऐश उनके पीछे पीछे जहाज के संडेक तक गया, जहां एक भोज का आयोजन हो रहा था, और यद्यपि अभी तक सभी लोग नहीं पहुंचे थे, फिर भी वहां काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ऐश अकेले ही इधर उधर घूम रहा था और लोगों को देख रहा था कि क्या उसे कोई टीम रॉकेट एजेंट मिल सकता है। उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो स्पष्ट रूप से टीम रॉकेट का हिस्सा हो, लेकिन उसने एक किमोनो पहने हुए लड़की को लोगों से बातचीत करते देखा और ऐश ने उसे पहचान लिया। वो बेलस्प्राउट वाली लड़की है। उसका नाम क्या था? मुझे लगता है जैनेट था। वो यही है। अरे बाप रे, ये तो एक बेतुकी कहानी होने वाली है ना? ऐश भी जल्दी से वहां से चला गया, इससे पहले कि कोई उसे देख ले, लेकिन वो किसी और से टकरा गया। वह अचानक नीली टोपी और टी शर्ट पहने एक लड़के से टकरा गया। उसके पीछे एक पिकाचू भी था जिसे ऐश ने ट्रेविस के रूप में पहचाना, वही लड़का जो ध्यान से देखने पर ऐश जैसा दिखता था। ओह, मुझे माफ करना, क्या तुम ठीक हो? ट्रेविस ने जल्दी से उठते हुए और माफी मांगते हुए कहा, क्योंकि उसने ऐश के प्लास्टर के कारण गलत अनुमान लगा लिया था। कोई बात नहीं, तो आप एसएसएनई पर क्यों आए हैं? ऐश ने गुस्से से कहा और आगे बढ़ने का मौका ढूंढ रहा था, जबकि दोनों पिकाचू एक दूसरे को देखकर मुंह बना रहे थे। ओह हाँ, मुझे अपना परिचय देना चाहिए। मैं ट्रेविस हूँ, मैं कुमुक्वेट द्वीप से आया हूँ और यह मेरा साथी पिकाचू है। मैं ऐश हूँ और मैंने भी पिकाचू से शुरुआत की थी। क्या संयोग है? वाह, बहुत बढ़िया। ओह हाँ, मैंने लॉटरी में अपना टिकट जीता था। उन्होंने मुझे ऑरेंज द्वीप समूह से उठाया था, इसीलिए इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जबकि जहाज को आए हुए केवल 1 घंटा ही हुआ है। वाह, ये तो दिलचस्प है। ऐश ने अपनी न के बराबर दिखने वाली घड़ी को देखते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझे कुछ दोस्तों से मिलने जाना है। क्रूज का आनंद लीजिए, शायद हम फिर मिलेंगे। ऐश तेजी से आगे बढ़ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे कुछ ऐसे लोग भी दिखे जिन्हें वह पहचानता था। अगर उसकी असाधारण स्मृति न होती तो वह इनमें से आधे लोगों को भी नहीं पहचान पाता।
वहां जायंट नाम का एक आदमी ट्रेंच कोट पहने खड़ा था। दारियो अपनी डोडरियो, एक प्रकार का हथियार, दिखा रहा था। अयुमी नाम की एक युवा बैंगनी बालों वाली लड़की थी, और भी कई लोग थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे रिची और ओतोशी ने दिलाई। सब कुछ देखकर ऐश को चक्कर आने लगा था, इसलिए वह एक मेज पर जाकर बैठ गया। तभी अचानक दो लोग उसके बगल में आकर बैठ गए। शोर सुनकर उसने दो जाने पहचाने चेहरे देखे, जिनमें समुराई और एजे शामिल थे। अरे वाह, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं? एजे ने कहा। ऐश ने पलकें झपकाईं, तुम दोनों यहाँ कैसे और कब हो? मुझे भी हैरानी हुई कि एजे भी तुमसे मिला, लेकिन हम दोनों ने अपना पहला बैज हासिल करने के बाद मुलाकात की। वहां हमने मुकाबला किया और ड्रॉ होने के बाद हम एक दिन अपना बदला लेने के लिए साथ चले। जहां तक हमारे यहाँ आने की बात है, हम लेफ्टिनेंट से लड़ने आए थे, लेकिन जिम बंद था। तभी एक लड़की ने हमसे संपर्क किया और हमें टिकट दे दिया। समुराई ने कहा। वह मुझ पर पूरी तरह फिदा थी, नहीं तो वह मुझे एसएसएनी का टिकट क्यों देती? एजे ने खुद की ओर सिर हिलाते हुए कहा। खुद को यही समझाते रहो कि हमने टूर्नामेंट के बारे में सुनने के बाद ही सहमति दी, समुराई ने अपना हाथ म्यान पर रखते हुए कहा। अरे दोस्त, वह तलवार भले ही एक मॉडल हो, लेकिन उसे बाहर मत निकालना, वरना तुम्हें जहाज से फेंक दिया जाएगा। ऐश ने तलवार के मूठ पर उंगली रखते हुए और तलवार को वापस म्यान में धकेलते हुए कहा। समुराई ने पलकें झपकाईं और फिर से शर्मिंदा होते हुए पूछा, तो आप यहाँ क्यों आए हैं और वह लड़की कहाँ है जिसके साथ आप यात्रा कर रहे थे? लेफ्टिनेंट को हराने के बाद उसने मुझे ढेर सारे टिकट दिए, इसलिए हम आ गए। वह यही है, वह बस इधर उधर देख रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारे बाकी दोस्त भी यहाँ हैं, एजे ने पूछा और ऐश ने सिर हिलाकर सहमति जताई। इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, ऐश का हाथ किसी ने पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लड़की नाविकों जैसी पोशाक पहने खड़ी थी, जैसी कि जहाज के बाहर भी थी। क्षमा कीजिए महोदय, हमें आपके साथियों के बारे में आपसे बात करनी है। ऐश ने आह भरी और उठ खड़ा हुआ, तभी वह लड़की उसे खींचकर ले गई। जब वे नजरों से ओझल हो गए, तो लड़की उसकी ओर मुड़ी और अपनी टोपी उतार दी, जिससे ग्रीन फिर से दिखाई दिया। अरे, मुझे याद किया। ऐश बिल्कुल भी विचलित नहीं दिखी। काश मैं कह पाती कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पली बड़ी हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज भी पता है। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो बहुत डरावना है। वैसे, कर्मचारियों से उधार ली गई इस वर्दी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ग्रीन ने थोड़ा सा पोज बनाते हुए कहा। खैर, इस बात के अलावा कि मुझे पता है कि तुमने सिर्फ वर्दी ही नहीं ली है, और तुम्हारी जेब में शायद 3 बटुए भी हैं, तुम अच्छी लग रही हो, ऐश ने उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा। वाह, आप तो बहुत करीब हैं, मेरे पास भी 4 हैं, लेकिन धन्यवाद, आपके हाथ में जो प्लास्टर है वह आपकी आंखों के रंग को वाकई निखार रहा है। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की थी और ये बस यूं ही हो गया, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय इंतजार करने के। वैसे, हमारे जाने के बाद तुम क्या कर रहे थे? और क्या, ट्रेनिंग करो और पैसे कमाओ और तुम्हारे प्रयासों का फल मिलने के बाद सर्ज को भी हराओ। ग्रीन ने कहा। तभी एक वेटर पास से गुजरा, और हाँ, इसे 5 कर दो। ऐश ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, तुम जो चाहो करो, मुझे इसमें मत घसीटो। ऐश ये कहते हुए चला गया। वह अपने दोस्तों को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा था। लड़ाई की आवाजें सुनकर वह उस जगह पहुंचा जहां उसने एनीमे के जेंटलमैन को येलो से लड़ते हुए देखा। येलो, डोडी का इस्तेमाल करके उसके रेटेटाटा के खिलाफ लड़ रहा था। ऐश आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। लगता है अब ये चलन बन गया है, और फिर उसे पीछे खींच लिया गया, जिसका उसने विरोध नहीं किया। रुककर उसने ऊपर देखा तो गैरी मुस्कुरा रहा था। क्या हाल है गैरी? वाह, बढ़िया कास्टिंग है, तुम पर खूब जंच रही है, गैरी ने ऐश को छोड़ते हुए कहा। ग्रीन ने पहले ही कहा था कि कुछ मौलिक करने की कोशिश करो। वैसे तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने तो ढेर सारे टिकट खरीद लिए हैं, तुमने? याद है सर्ज? हाँ, उसने मुझे बहुत सारे दिए थे, वह तुम्हें देने वाला था लेकिन तुम गुस्से में बाहर चले गए। गैरी चीखना चाहता था, वह कुछ पूछने ही वाला था लेकिन ऐश ने उससे पहले ही पूछ लिया। मैं समझ गया हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं और जवाब ही काफी है। गैरी ने गहरी सांस ली और वहां से चला गया, शायद किसी कोने में जाकर चिल्लाने के लिए। उसके समर्थक, जो मानो पृष्ठभूमि में ही थे, उसके पीछे पीछे चले गए। ऐश अंततः उस लड़ाई स्थल की ओर बढ़ा जहां येलो जीत हासिल करने ही वाला था कि तभी जेंटलमैन ने अपना चूहा लौटाया और अपने सिर से पसीना पोंछते हुए कहा, शानदार लड़ाई थी, लेकिन इसे ड्रॉ मान लेते हैं। ऐश चिढ़ गया था और बाकी सब भी चिढ़ गए थे क्योंकि यह साफ था कि येलो ही जीतने वाला है। इसलिए ऐश ने कुछ कहना शुरू किया, अरे यार, ये बंदा तो बिल्कुल बेकार है। बू, और सब लोग उसमें शामिल होने लगे। योजक चिन्ह। धिक्कार है, तुम बेकार हो। ये तो सस्ता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने कभी उसे एक सम्माननीय व्यक्ति समझा था। भीड़ उस सज्जन पर चिल्ला रही थी जिसने बेहद घटिया हरकत करते हुए गुस्से में बीच में ही छोड़ दिया था। वह सज्जन असमंजस में थे, उनके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं था।
अगर वे अपना बचाव करते तो उनका उपहास होता, अगर वे माफी मांगकर हार मान लेते तो यह उनकी गलती स्वीकार करने जैसा होता, और अगर वे चले जाते तो उन्होंने जो भी सम्मान अर्जित किया था वह सब खो देते। अंत में उसने सिर झुकाकर बाहर जाने और थोड़ी देर बैठने का फैसला किया। ये देखकर भीड़ को समझ आ गया कि कोई भी लड़ाई जारी रखने की योजना नहीं बना रहा है, इसलिए वे तितर बितर हो गए। आखिरकार ऐश अपने दोस्तों के पास जाकर बोला, वाह येलो को बधाई हो, तुमने उसे पूरी तरह से हरा दिया। येलो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। नहीं नहीं, मैं जीता ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैच ड्रॉ रहा, इसलिए मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं जीता है। ऐश ने येलो के सिर पर थपथपाते हुए कहा, उसकी बात मत सुनो, उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम जीत रहे थे। यहाँ हर कोई सोचता है कि तुम जीतोगे, खुद पर थोड़ा भरोसा रखो। ऐश सही कह रहा है, तुमने उसकी जमकर धुलाई कर दी। मिस्टी ने येलो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी डोडी भी आगे बढ़ा और दोनों ने येलो के कंधे पर सिर रखकर उसे सहला दिया। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बैककोट येलो ने कहा। सबकी तारीफ सुनकर वह थोड़ा शर्मा गई। समूह ने विशाल जहाज का चारों ओर निरीक्षण जारी रखने का फैसला किया क्योंकि इस समय उनके पास सभी के आने से पहले लगभग 1 घंटा और जहाज के रवाना होने से पहले 30 मिनट का ही समय बचा था, इसलिए उन्होंने जहाज का भरपूर आनंद उठाया जब तक वे आराम से चल सकते थे। एक तरफ ऐश ने ग्रीन को एक कर्मचारी की तरह व्यवहार करते और हर संभव तरीके से लोगों को धोखा देते देखा, वहीं दूसरी तरफ गैरी उस स्लेव था क्योंकि उसने अपनी बेवकूफ़ी के कारण बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था, कतई नहीं। वहां कुछ लोग स्टॉल लगा रहे थे और उसने एक मैजिकार्प विक्रेता को देखा जिसे उसने पहले भी देखा था, जो हॉपी टाउन से विशेष मैजिकार्प बेच रहा था, जो वास्तव में हॉपी टाउन के नहीं थे, उन्हें केवल रंगकर इस तरह बेचा जा रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और जहाज में घूमते हुए इधर उधर देखता रहा। जेम्स अपने टैक्सीडो में इधर उधर घूम रहा था, कमरे का जायजा ले रहा था और लोगों की सेवा कर रहा था। सच कहूं तो उसे सूट पहनने में काफी असहजता हो रही थी। उसने आखिरी बार सूट तब पहना था जब वह अभी भी उसी जगह पर था, और यह बात अब भी उसे बुरी यादें दिलाती है। अचानक एक आदमी की आवाज से वह अपने विचारों से बाहर आ गया। अरे लड़के! जेम्स ने पलकें झपकाईं जब एक स्टॉल पर खड़े आदमी ने उसे पुकारा। मैं। जेम्स ने उस आदमी को हैरानी से देखते हुए पूछा। हाँ हाँ हाँ, इस पोकेमोन को देखो, उस आदमी ने नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा। जेम्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और देखा कि वहां एक मैजिकार्प था जिस पर एक बहुत ही अजीब पैटर्न बना हुआ था। एक मैजिकार्प? जेम्स ने आश्चर्य से पूछा। ओह, तो आपको इस पोकेमोन के बारे में पता है? उस आदमी ने चौड़ी मुस्कान के साथ पूछा। किंवदंतियां कहती हैं कि एक मैजिकार्प एक बार में 1000 अंडे देती है। उन हजारों मैजिकार्प में से हर एक 1000 और अंडे देता है। 1000 गुना 1000, 10 लाख होता है। उन 10 लाख में से हर एक 1000 और अंडे देता है। इस तरह 1 अरब पोकेमोन हो जाते हैं। और आप एक मैजिकार्प को हजारों पोके डॉलर में बेच सकते हैं। तो फिर यह अजीब क्यों दिखता है? अरे, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हॉपी टाउन की एक दुर्लभ प्रजाति है। वे हर मैजिकार्प को विशेष रूप से पालते हैं ताकि हर एक उच्चतम गुणवत्ता का हो। और जानते हो क्या? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हें अच्छी जानकारी है, मैं इसे तुम्हें 3000 में बेच दूंगा, और सुनो, 2000 और देने पर मैं एक ब्रीडिंग गाइड और इंक्यूबेटर भी दे दूंगा, क्या कहते हो? जेम्स ने मैजिकार्प से उस आदमी की ओर एक भावहीन नजर से देखा। वह पोकेमोन के बारे में बहुत कुछ जानता था और धोखाधड़ी को पहचानना जानता था। उसे पता होना चाहिए कि वह हर हफ्ते ऐसी धोखाधड़ी करता है, खासकर इसलिए क्योंकि इस मैजिकार्प के खास धब्बे डिब्बे पर मिट रहे थे। लेकिन फिर भी उसे ग्याराडोस का विचार बुरा नहीं लगा, और चूंकि जेसी को अभी अभी ग्राउंड टाइप पोकेमोन मिला था, इसलिए उसे वाटर टाइप पोकेमोन से उसे हराने का विचार भी अच्छा लगा। पानी में ग्याराडोस पर सवार होकर जाने का विचार भी उसकी कल्पनाओं में उमड़ पड़ा। मुझे दिलचस्पी है, लेकिन 5000 के लिए नहीं, इसे 200 कर दीजिए। सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, इनमें से प्रत्येक मैजिकार्प की कीमत मुझे 2000 पड़ी है। इसे आपको 5000 में बेचने से मुझे पहले ही नुकसान हो रहा है। हाँ, जब मछली घर पर पेंट के धब्बे न लग रहे हों तब ये बात दोबारा कहना। उस आदमी ने मछली की ओर नीचे देखा और दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2000 में सब कुछ दे दूंगा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मेरे बॉस, कप्तान, इसके बारे में क्या सोचेंगे। जुर्माना 1000, इससे कम मैं नहीं दूंगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। सिर्फ मैजिकार्प 500 में चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि इसमें मुझे आपकी कल्पना से कहीं अधिक खर्च करना पड़ रहा है। डील पक्की। जेम्स ने पैसे देते हुए और गोल्ड पोकेबॉल लेते हुए कहा, वैसे पेंट तुम्हारे हाथों पर फैल रहा है। उस आदमी ने अपने हाथों को देखा और घबराकर उस पानी को पोंछने लगा जिसमें मैजिकार्प था। इसी बीच जेम्स अपने नए पोकेमोन को हाथ में घुमाते हुए वहां से चला गया। ब्रॉ समूह से अलग होकर और लड़कियों से फ्लर्ट करने चला गया। उसका अनोखा तरीका था कि वह किसी के जवाब देने से पहले ही सभी लड़कियों से फ्लर्ट करने लगता था।
सबसे बुरी बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कि एक लड़की को उसमें दिलचस्पी है, लेकिन जैसे ही उसने वही बात कहने की कोशिश की, उसने तुरंत अपनी सारी दिलचस्पी खो दी। बेचारा। जहाज के दूसरी तरफ ऐश, मिस्टी और येलो अभी भी स्टॉलों के बीच घूम रहे थे। उनमें से कई मेले के खेलों से मिलते जुलते लग रहे थे, जैसे बोतल फेंकना, अंगूठी फेंकना, वह अजीब मछली वाला खेल, यहाँ तक कि कुछ ताकत वाले खेल और इस तरह की चीजें। येलो इधर उधर रखे सभी खेलों को देख रही थी और मिस्टी इनामों को टकटकी लगाए बैठी थी। ये स्वाभाविक था क्योंकि उसके शब्दों में उसे केवल वही पुराने खिलौने दिए गए थे जो उसकी बहनों को नहीं चाहिए थे। ऐश उन्हें मनचाहा खेल खेलने के लिए पैसे देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। कप्तान के कमरे की ओर जाने वाले दरवाजे के पास एक भारी भरकम आदमी मस्कल सूट पहने खड़ा था। उससे एक खूबसूरत महिला बात कर रही थी, जिसने नाविकों वाली पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन वह आसपास घूम रही दूसरी लड़कियों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ लग रही थी। उन्होंने कुछ शब्द कहे और फिर वह चली गई। ऐश को लगा जैसे उसने उन्हें पहले कहीं देखा हो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। वे एनीमे या मंगा में नहीं थे, लेकिन फिर भी वे महत्वपूर्ण लग रहे थे। अरे ऐश, क्या तुम सुन रहे हो? मिस्टी ने ऐश को उसके विचारों से बाहर निकाला। क्षमा करें, तुमने क्या कहा? हम पूछ रहे थे कि क्या आप पहले इनमें से कोई एक गेम खेलना चाहेंगे, ये सभी मजेदार लग रहे हैं। येलो ने बीच में बात काटते हुए कहा। मेरी कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन आपको शायद पता होना चाहिए कि इनमें से ज्यादातर में धांधली होती है। ऐश ने स्टॉलों की एक कतार की ओर देखते हुए कहा, जहां उसने सचमुच एक व्यक्ति को गेंद फेंकने वाले कपों को चिपकाते हुए देखा था। येलो का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी दुनिया को चकनाचूर कर दिया हो। ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। तुम सही कह रहे हो। ओह, क्या तुम मुझसे आगे बोलने की उम्मीद कर रहे थे? नहीं, बस इतना ही। वे निष्पक्ष नहीं हैं, लेकिन मुझे उन्हें चकमा देना आता है। ऐश ने अपनी उंगली मुंह पर रखते हुए कहा। जैसे ही उसने ये कहा, मिस्टी ने उसे कंधों से पकड़कर एक अस्तबल की ओर धकेल दिया और कहा, बहुत बढ़िया, तो तुम्हें हमारे लिए कुछ इनाम लाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे बड़ा और शावॉट चाहिए। ऐश को रिंग बॉटल टॉस प्रतियोगिता में धकेल दिया गया। उसने मुड़कर मिस्टी को घूरते हुए कहा, क्या तुम में जरा भी इज्जत नहीं है औरत? इससे पहले कि स्टॉल मालिक का ध्यान उसकी ओर जाता, उसने पूछा, कितने पैसे? उस आदमी ने ऐश की ओर देखा और तुरंत मुस्कुराया। तुम्हें पता है, आमतौर पर यह 100 होता है, लेकिन तुम्हारे लिए 50 के बदले 3। ठीक है, ये लो। ऐश ने उसे पैसे दिए, फिर अंगूठियां ली और लगभग तुरंत ही उन्हें फेंक दिया। हर अंगूठी एक बोतल पर गिरी, जिससे दर्शक अवाक रह गए। मैं ओशावॉट लूंगा। वह आदमी घबराया हुआ लग रहा था। अच्छा, तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहिए था। बड़े इनामों के लिए कुछ और चाहिए। उसने छोटे लाल छल्ले निकालते हुए ऐश को देते हुए कहा, तुम्हें इनका इस्तेमाल करना होगा। सुनो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था और तुम्हें तीनों मिल गए हैं, ये तुम्हारे इनाम हैं और तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो। आमतौर पर हर व्यक्ति को एक ही मिलता है। आसपास मौजूद सभी लोग समझ गए थे कि यह एक धोखा है। कोई कुछ कहने ही वाला था कि ऐश ने उन्हें एक एक करके बाहर फेंक दिया और हर एक बोतल पर बिल्कुल सही तरीके से गिरा। ठीक है, तो हमें इनके लिए 3 बड़े इनाम मिलते हैं। यह लोग तुम्हें कुछ चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि उसने ये कैसे किया। ये सरल है, हालांकि उसके पास येलो की तरह टेलीकिनेसिस की शक्ति नहीं है, लेकिन वह धोखा देने के लिए एक नकली अदृश्य हाथ बना सकता है, और कोई भी इसे साबित नहीं कर सकता। मिस्टी को उसका ओशावॉट मिल गया, येलो ने पिकाचू ले लिया और ऐश ने बाद में इस्तेमाल के लिए क्लैफरी ले ली। उसके बाद उन्होंने कुछ देर खेल खेले और इनाम जीतने के लिए बेईमानी की। आप जानते हैं कि जब आपको स्टॉल से बैन कर दिया जाता है, तो आप जीवन में सफल हो जाते हैं। उन्होंने उन सबको साफ कर दिया और मिस्टी और येलो अपने साथ ढेर सारे सॉफ्ट टॉयज अपने कमरों में ले जा रही थी, और मेरा मतलब है कि उन्होंने ऐश से उन सभी को उठवाया। सभी खिलौनों को कमरों में सुरक्षित रूप से रखने के बाद वे कुछ खाने की तलाश में भोजन कक्ष में वापस गए, जहां उन्होंने ब्रो और कुछ अन्य लोगों को रोते हुए पाया। वे किस कारण से रो रहे थे, इसके लिए आपको 3 अनुमान लगाने का समय दिया गया है और पहले 2 अनुमान मान्य नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नए दोस्तों के साथ अपने दुखों को रोकर भुलाने दिया। इस बीच वे कुछ दावतों का आनंद लेना चाहते थे। आश्चर्यजनक रूप से वहां बहुत सारी विविधता थी और आश्चर्य की बात यह थी कि वहां सामान्य भोजन जैसे कि एक साधारण लॉबस्टर भी था। उसे पता चला कि सामान्य जानवर विलुप्त नहीं हुए हैं, बस बहुत महंगे हैं, लेकिन उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। अब भी उसने इस बारे में नहीं सोचा और देखता रहा। ड्रैगन और फेयरी को छोड़कर शायद ही कोई पोकेमोन टाइप हो, उनमें कुछ न कुछ मिलता जुलता जरूर होगा। पिकाचू खाने की खुशबू सूंघकर अपनी नींद से जाग गया, इसलिए वह ऐश के थैले से बाहर कूदा, ढेर सारा खाना उठाया और वापस थैले में भाग गया। और लोगों के आने से पहले वे बैठ गए और खाना खाने लगे। आखिरकार लोग आ गए और जहाज रवाना हो गया। नाव जल्दी से भर गई और ब्रो फिर से लोगों से छेड़छाड़ करने लगा। कुछ घंटे इधर उधर घूमने और सज्जन को विदा करने के बाद सूट पहने एक व्यक्ति पोडियम पर चढ़ा और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शुभ संध्या, देवियों और सज्जनों, मेजबान ने शालीनता से बोलते हुए कहा। उनकी आंखें सामने बैठे दर्शकों की ओर चमक रही थीं।
एसएसएनी में इस खूबसूरत रात में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी की यात्रा सुखद रहेगी। उनके स्वागत भाषण पर पूरा दर्शक तालियां बजाने लगा और उन्होंने आगे कहा, जैसा कि आप में से अधिकांश ने सुना होगा, ये क्रूज पूरे 1 सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान एक टूर्नामेंट होगा जिसमें कोई भी भाग ले सकता है और निश्चित रूप से पुरस्कार भी होंगे। भीड़ जोर जोर से जयकारे लगाने लगी और उद्घोषक को दोबारा बोलने के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन इससे पहले आइए उस असली वजह का स्वागत करें जिसके लिए आप सभी यहाँ आए हैं। आइए कांटो के नए एलीट 4 का हार्दिक स्वागत करें। जैसे ही जहाज के पिछले हिस्से से 4 लोग पैदल मार्ग पर आते हुए बाहर आए, भीड़ ने जयकारे लगाने और ताली बजाने शुरू कर दिए। मंच के पीछे से 4 आकृतियां बाहर आईं। पहली एक खूबसूरत महिला थी जिसके लाल बाल और चश्मा था। उसने एक आकर्षक वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी जो बेहद सुरुचिपूर्ण लग रही थी। घोषणा की गई कि यह लोरेली है, जिसने उसे अपने लेप्रास के रूप में प्रकट किया, जिससे अधिकांश लोग, विशेष रूप से सिम्स और प्रशंसक लड़कियां, खुशी से झूम उठीं। अगला व्यक्ति जो बाहर आया, वह लगभग 20 वर्ष का लग रहा था। उसने एक खास सूट पहना हुआ था, जिसकी अंदरूनी शर्ट पर एक जादुई टैग का डिजाइन साफ दिखाई दे रहा था। उसकी कमर पर भी 3 अलग अलग स्पेलिंग बनी हुई थी और एक ड्रीम कैचर था। उद्घोषक ने उसे नया घोस्ट एक्सपर्ट डेमियन कहा और उसकी परछाई से उसका गेंगर प्रकट हुआ। तीसरा सदस्य एक युवक था, जिसकी उम्र शायद 15-16 वर्ष थी। उसका रंग सांवला था, बाल काले थे जिनमें लाल रंग की झलक थी, और उसने काले रंग का सूट जैकेट पहना हुआ था जिसके नीचे लाल रंग की कमीज थी। उसके बगल में उसका निडोकिंग गर्व से खड़ा था, और वह भी घमंडी लग रहा था जैसे वह बाकी सबसे बेहतर हो। उसे डार्विन ग्राउंड टाइप विशेषज्ञ के रूप में घोषित किया गया। आखिरी सदस्य एक युवा लड़की थी। उसने हरे और पीले रंग की पोशाक और सफेद टोपी पहनी हुई थी। वह लगभग 14-16 वर्ष की लग रही थी। उसके बगल में आश्चर्यजनक रूप से एक इलेक्टिविर था, जिसे जहाज पर मौजूद अधिकांश लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था क्योंकि इलेक्टिविर आमतौर पर केवल सिनोह में ही बेचा जाता है। उद्घोषक ने उसे टेम्पेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप विशेषज्ञ बताया। एक तरफ 2 लोग शोर मचा रहे थे। पहला था सर्ज और दूसरी थी पॉइजन जिम लीडर जेनिन, जो बैंगनी रंग का स्कार्फ और निंजा पोशाक पहने थी। उसके बैंगनी बाल नुकीली चोटी में बंधे हुए थे। दोनों के हाथों में तख्तियां थीं, हालांकि वे कार्टून जैसी लग रही थीं, जिन पर टेम्पेस्ट का चेहरा बना हुआ था। उद्घोषक ने आगे कहा, यह है नए एलीट 4 और इसे मनाने के लिए लीग ने एक टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ये टूर्नामेंट डबल एलिमिनेशन फॉर्मेट में होगा। जीतने वाले अगले दौर में पहुंचेंगे, जबकि हारने वालों को भी अपनी हार का बदला लेने का मौका मिलेगा। इस टूर्नामेंट में कोई भी भाग ले सकता है। पोकेमोन के आकार और वजन की सीमा को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये सुनकर दर्शकों में से कुछ लोग आहें भरने लगे। उद्घोषक ने स्पष्ट किया, गलत मत समझिए, हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि शुरुआती कुछ राउंड में स्नोलैक्स या ओनिक्स का इस्तेमाल न करें। इसके लिए हमारे पास विशेष मैदान है, इसलिए तब तक प्रतीक्षा करें। इससे ज्यादातर लोग खुश हो गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो केवल एक बड़े पोकेमोन को ही प्रशिक्षित करते थे और शिकायत कर रहे थे, हमने प्रतियोगियों के लिए 32 स्टेडियम तैयार कर लिए हैं, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र से केवल एक व्यक्ति ही मुख्य टूर्नामेंट में आगे बढ़ सकता है। स्टेडियमों में तो सभी के लिए खुली छूट है, साथ ही जहाज के आकार के कारण प्रत्येक ट्रेनर को केवल एक पोकेमोन रखने की अनुमति है। और अंत में, इससे पहले कि आप सब इधर उधर भागने लगें, जान लें कि शीर्ष 5 विजेताओं को पोकेमोन अंडे मिलेंगे, जिन्हें एलीट 4 और खुद लांस ने तैयार किया है। हालांकि, एलीट 4 के सदस्य ही तय करेंगे कि किसे कौन सा अंडा मिलेगा, सिवाय पहले स्थान के विजेता के। और एक छोटा सा अतिरिक्त इनाम भी बुरा नहीं है। अब आप सभी अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाएं, या फिर इधर उधर भाग जाएं, इस उम्मीद में कि आपके दोस्त भी क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन मैदान में उतरें और नए एलीट 4 को अपना जलवा दिखाएं। जैसे ही अधिकांश लोग स्टेडियम चुनने के लिए इधर उधर भागने लगे, भीड़ खुशी से झूम उठी। इसी बीच ऐश ने ब्रॉ को थप्पड़ मारकर उसकी तंद्रा से बाहर निकाला। फिर उसने मिस्टी को उसकी दीवानगी से जगाते हुए कहा, तुम दोनों को रुकना होगा। मुझे ब्रॉ से यही उम्मीद थी, लेकिन मिस्टी, तुमसे मुझे और बेहतर की उम्मीद थी। ऐश ने एक निराश पिता की तरह कहा। तो क्या हम सभी को अलग अलग स्टेडियम चुनने चाहिए? येलो ने पूछा। खैर, ये तो काफी स्पष्ट है। हालांकि मुझे ब्रॉ पर भरोसा नहीं है कि वह किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा, ऐश ने कहा, जिससे ब्रॉ को शारीरिक दर्द महसूस हुआ। क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? हाँ, 2 बार, मिस्टी और ऐश ने कहा। पिकाचू ने सिर हिलाया। जू, ब्रॉ का जुबैट अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसने भी सिर हिलाया। आखिर तुम किसकी तरफ हो? ब्रॉ ने अपने बल्ले पर चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, तो मैं ब्रॉ को तुम्हारी देखरेख में छोड़ रहा हूँ। ध्यान रखना कि वह एकाग्र रहे और मैं तुम्हें उसे काटने की पूरी छूट देता हूँ, ऐश ने जुबैट से कहा और ब्रॉ के शिकायत करते ही वहां से चला गया। इसी बीच ऐश सबसे दूर वाले स्टेडियम की ओर चला गया। उसने कुछ स्टेडियम देखे, लेकिन उनमें वो लोग थे जिन्हें वो जानता था और वो देखना चाहता था कि आगे क्या होता है, इसलिए उसने एक ऐसा स्टेडियम ढूंढा जिसमें सिर्फ मॉब के किरदार थे। हैरानी की बात यह थी कि उसने जिस स्टेडियम को चुना था, उसके ठीक बगल वाले स्टेडियम में उसे गैरी दिखाई दिया।
हे गैरी, तुम्हारी चीयरलीडर्स को क्या हुआ? मुझे शक है कि उनमें से कोई भी ट्रेनर है, ऐश ने उसके बगल में खड़े होकर कहा, जब वे अपने अपने स्टेडियमों के खुलने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, वे दर्शक दीर्घा में जाकर उत्साहवर्धन करने गए थे, लेकिन सच कहूं तो वे शायद कुछ पी रहे होंगे या बस धूप सेंक रहे होंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि यह कोई चुनौती होगी? क्या आपको ईमानदार जवाब चाहिए या विनम्र जवाब? इससे उनमें से अधिकतर सवालों का जवाब मिल जाता है, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि आप हार न जाएं। मैं अपनी पूरी ताकत से वादा करता हूं कि अगर आप बटरफ्री या चारमंडर वाले किसी व्यक्ति से हार गए, तो मैं आपको चैन से नहीं बैठने दूंगा। गैरी हंसते हुए बोला, हाँ, और यही बात तुम पर भी लागू होती है। अगर तुम पिकाचू से हार गए तो मैं तुम्हें ये बात कभी भूलने नहीं दूंगा। ऐश हंसा और लड़ाई शुरू करने के लिए अपने स्टेडियम की ओर चल पड़ा। खैर, मुझे उम्मीद है कि कम से कम क्वार्टर फाइनल में तो तुम मुझे हरा ही दोगे, अगर और कुछ नहीं तो। जेम्स जेसी और म्याउथ के पास गया, उसने उन्हें अपनी खरीदारी के बारे में बताया, और कहने की जरूरत नहीं है, जेसी ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने एक मैजिकार्प खरीदा और 500 में तुम्हारे सिर पर चोट लगी? जेम्स झूठ बोल रहा होता अगर वह इस प्रतिक्रिया की उम्मीद न करता। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ये मेरा पैसा था, वैसे भी जब इसका खुलासा होगा तो तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने ऐसा क्यों कहा। ये सुनकर जेसी ने उसे हिलाना बंद कर दिया और कहा, रुको, ये चीजें विकसित होती हैं, मुझे लगा था कि इनका एकमात्र उपयोग इन्हें खाना या कुछ और होता है। जेम्स ने एक किताब निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा। सच में, क्या तुम पोकेमोन के बारे में कोई रिसर्च भी करते हो? जेम्स ने कहा और वह किताब 11 वाले पेज पर देते हुए उसे सौंप दी। अगर यह उस राक्षस में बदल जाता है, तो क्या ये बदलते ही बेकाबू नहीं हो जाएगा? म्याउथ ने कांपते हुए कहा, ऐसा सिर्फ जंगली ग्याराडोस के साथ होता है। अगर आप उन्हें मैजिकार्प से पालते हैं तो वे आपके प्रति वफादार होते हैं, और आपके विपरीत मुझ में इंतजार करने का धैर्य है। जेसी ने कंधे उचकाए और किताब लौटाते हुए कहा, खैर, जो भी हो, कम से कम तुमने अपने पैसे का इस्तेमाल तो किया, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेडियम खुल गए और जब वे अंदर गए तो वहां अफरा-तफरी मच गई। उन्हें केवल एक पोकेमोन का उपयोग करने की अनुमति थी, इसलिए कुछ लोग जितना हो सके उतने पोकेमोन को मारने के लिए अंदर गए। कुछ लोग किसी विशेष पोकेमोन को निशाना बनाने गए और कुछ लोग घात लगाकर बैठने लगे। अंदर जाते समय ऐश सोच रहा था कि किस पोकेमोन का इस्तेमाल करे। स्क्वटल लगभग एवोल्यूशन के करीब था, लेकिन वह इस तरह की लड़ाइयों में उतना अच्छा नहीं था। निडोरिनो भी एक विकल्प था, लेकिन ऐश उससे कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा था जो जहाज के निचले स्तरों पर संभव नहीं था। इसलिए उसने साइथर को चुना ताकि वह अपनी पुरानी लय वापस पा सके। कमरे में पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि लोग उसे घूर रहे हैं, क्योंकि उसके हाथ पर अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था। यहां तक कि उसके बगल में विशालकाय साइथर होने के बावजूद कम से कम 3 पोकेमोन तुरंत साइथर से लड़ने के लिए दौड़ पड़े। जिन 3 पोकेमोन की बात हो रही थी, वे थे हौसिया, स्लोपोक और एग्जीक्यूट, जिन्होंने उस पर हमला किया। हालांकि स्काइथर ऐश के साथ अभ्यास कर रहा था, इसलिए वह पूरी तरह से तैयार था। फुर्ती से चकमा दिया और फिर तलवारों से वार किया। पोकेमोन ने साइथर की एक परछाई पर हमला किया और वह उनके पीछे प्रकट हुआ, जहां एक ही वार से वे तीनों हवा में उड़ गए और मुकाबले से बाहर हो गए। जो 3 ट्रेनर अभी अभी बाहर हुए थे, वे स्तब्ध रह गए जब ऐश उनके पास से गुजरा और साइथर ने अपने ब्लेड साफ करते हुए अधिक शक्तिशाली दुश्मनों की ओर रुख किया। वह एक फारसी और टोरस के बीच चल रही झड़पों के पास पहुंचा, जो पीढ़ी 1 के 2 राजा थे। उन पर फ्यूरी कटर चलाओ और रुकना मत। स्काइथर अतिरिक्त जोर 2 के साथ तेजी से आगे बढ़ा, जिससे उनका ध्यान आकर्षित हुआ। टॉरस को पहला वार लगा, जिससे वह पीछे की ओर फिसल गया, लेकिन फिर भी खड़ा रहा। इसी बीच पशियन ने भी अपना वार किया और टॉरस को हमला करने का आदेश दिया गया। स्काइथर ने आसानी से चकमा दिया और फारसी की ओर एक और वार किया, फिर अपने दूसरे हाथ से टॉरस की ओर एक और वार किया, जिससे वे दोनों नीचे गिर गए। 5 हो गए, लगभग 20 बाकी हैं, यह मजेदार होने वाला है, ऐश ने कहा। उसने यह बात व्यंग्य के तौर पर कही थी या नहीं, ये हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ब्रॉर ने अपने पास ग्रेवेला को छोड़ा क्योंकि वह उसका सबसे हल्का और छोटा पोकेमोन था। जुबेट लड़ने के लिए तैयार नहीं था और ब्रॉर को उसे इस्तेमाल करने की पूरी आदत नहीं थी। जुबेट उसके कंधे पर बैठा था और बॉल में जाने से मना कर रहा था। ब्रॉर को रिहा कर दिया गया और उसने लड़ना शुरू कर दिया। वह वास्तव में इस तरह की बड़े पैमाने की लड़ाइयों का आदी था, खासकर जब घर पर मौजूद जियोड्यूब्स गुस्सा हो जाते थे। लेकिन उस पर लगाई गई पाबंदियों के कारण वह मुख्य रूप से डिफेंस कल और फिर रोलआउट का कई बार इस्तेमाल करता था। जब तक कोई पोकेमोन उस पर हमला करने में कामयाब होता, तब तक उसकी डिफेंस जोड़ 4 हो चुकी होती थी, इसलिए इसका उस पर न के बराबर असर होता था। स्मैकडाउन। ग्रेवेलर ने फेरोव पर खुले हाथ से जोरदार प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। इससे तो यहाँ मौजूद लोगों में से सिर्फ आधे ही बाहर निकले हैं, मुझे आश्चर्य है कि बाकी सब कैसे हैं, ब्रॉर ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा कि उसने एक लड़की को लड़ते हुए देखा और क्योंकि उसमें आत्मनियंत्रण नहीं था, वह दौड़कर उसके पास जाने ही वाला था और युद्ध के मैदान में प्यार के बारे में कोई घिसा-पिटा वाक्य बोलने ही वाला था, लेकिन जुबत ने उसे काट लिया, जिससे वह होश में आ गया।
मिस्टी की तरफ से उसने अपने स्टामी का इस्तेमाल किया क्योंकि यह उसका सबसे अच्छा विकल्प था। उसने हिट एंड रन की रणनीति अपनाई और एक पोकेमोन को हराकर पीछे हट गई, इससे पहले कि वह खुद पर ध्यान आकर्षित करे, क्योंकि वह वास्तव में कई पोकेमोन से सीधे मुकाबले का जोखिम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि स्टामी न तो हमलों को झेलने के लिए सबसे मजबूत थी और न ही उनसे बचने के लिए सबसे तेज थी। जमीन पर बर्फ की किरण। स्टामी ने दौड़ते हुए सैंडश्रेव को रोकने के लिए बर्फ की एक परत बिछा दी, जिससे छोटा पोकेमोन फिसलकर बाहर निकल गया। अब तेजी से घूमो और वहां से निकल जाओ। स्टामी ने बर्फ की सतह पर स्केटिंग शुरू कर दी, जो उसके आसपास चल रही लड़ाइयों के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात नहीं थी। स्टामी को खुद ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, बस कुछ छोटे पोकेमोन से कुछ मामूली चोटें आई थीं। मिस्टी के पास अभी भी अगले दौर में पहुंचने का सबसे अच्छा मौका था। फिलहाल वे केवल लड़ाई जारी रख सकते थे, इसलिए स्टामी ने एक यादृच्छिक ग्रोलिथ का पीछा किया। पावर जेम। स्टामी ने अपने केंद्रीय क्रिस्टल से एक किरण छोड़ी जो उस अग्नि कुत्ते पर जा लगी। येलो के साथ, वह शायद आने वाली लड़ाइयों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थी। उसने किटी का इस्तेमाल किया जिसने पहले ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था क्योंकि किटी शाइनी थी। येलो अपने आसपास के सभी लोगों को देखने की कोशिश कर रही थी और उसने तुरंत देखा कि कम से कम 5 ट्रेनर उसे घूर रहे थे। टी कैरेट टी। तभी एक गोलबाट और एक पोनीटा ने किटी पर हमला कर दिया। किटी ने उन्हें सुला दिया। किट्टी द बटरफ्ली ने आते हुए गोलबाट को चकमा दिया और पोनीटा पर नींद का पाउडर छिड़कना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही गोलबाट ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, उसने एक जाला फेंक कर चमगादड़ को बांध दिया और उसमें बिजली का झटका दिया। लेकिन इससे पहले कि येलो आराम कर पाती, एक फॉफेज जो ऊपर से निकला और किटी पर अपना रिसाव कर दिया। अरे नहीं किटी, कृपया उठो। जब फॉफेज ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, तो वह पहले से बुने जालों में फंस गया, जिससे पक्षी को झटका लगा। किटी उठ खड़ी हुई और दूसरे पोकेमोन का सामना करने के लिए तैयार हो गई। इसी बीच शीर्ष स्टैंड से एलीट 4 के सदस्य देख रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे लगता है शायद वो लड़की जीतेगी, या शायद वो लड़का। नहीं नहीं वो वाला, टेम्पेस्ट ने कुछ ज्यादा ही जोशीले अंदाज में कहा। जीत के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ दिलचस्प दावेदार जरूर दिख रहे हैं, डेमियन ने ऐश की ओर विशेष रूप से देखते हुए कहा। टूटी बांह वाला वो लड़का। मैं अपनी आधी सैलरी की शर्त लगाता हूं कि वो टॉप 8 में भी नहीं पहुंच पाएगा, डाविन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। जरूर, मैं ये शर्त लगा लूंगा, लेकिन जब आपको इसे छोड़ना पड़े तो रोना मत। तो अगर वो लड़का टॉप 5 में आता है तो तुम उस पर अपना हक जमा रहे हो, ठीक है? तो क्या मैं नीचे वाले उस लड़के को बुलाऊं? टेम्पेस्ट ने बेतरतीब ढंग से एक व्यक्ति को चुनते हुए घोषणा की। हाँ ठीक है, अगर हम यही करने वाले हैं तो मैं उस बच्चे को बुलाता हूं जिसके पास मारोवेक है, डाविन ने कहा। आपका क्या कहना है, सुश्री लोरेली? खैर, अगर मुझे चुनना ही पड़े तो शायद वो लड़की जो नीचे खड़ी है, लोरेलाई ने मिस्टी की ओर इशारा करते हुए कहा।